कौन कौन से इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो होने ही चाहिए। जो लोगों ने 2008 देखा, 1.5 साल तक मार्केट ने रिकवरी नहीं दी। 58% निफ्टी गिरा था, स्टॉक्स 80-90% गिरे थे। एक बंदे को सीरियसली इन्वेस्टिंग किस एज से चालू कर देनी चाहिए? आप लाइफ के कौन से स्टेज में हो आपको समझना चाहिए, और आप कौन से जनरेशन में होते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर होते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द करंट सिनारियो, वॉर इज हैपनिंग राइट नाउ, हमें क्या गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए? ये लड़का है, लिपस्टिक लगाता है लाइव स्ट्रीम में। दिन में कितने के लिपस्टिक बेचे रहेंगे उसने? 200-300 1200 करोड़। क्या? Those who are already working, struggling, but they wanted to make 1 crore a month, उनको क्या एडवाइस दोगे आप? जब तक आप ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझोगे नहीं, तब तक आप स्टॉक मार्केट में गलतियां करते हो। अभी वॉर करंट सिचुएशन में है, आपके हिसाब से आप कहाँ पैसा डालते हैं अपना? सर, मेरा एक फ्रेंड है ना, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता था जब हम कॉलेज में थे। सर, उसने ना सुसाइड किया था, और उसका जो फैन पे लटका हुआ चेहरा मेरे सामने है। केतन भाई, वेलकम टू द डीडी शो। एंड इस पॉडकास्ट में मैं आपसे सिर्फ पैसों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक यंगस्टर पैसे कैसे बना सकता है, इवन इफ दे आर एट अ मैच्योर लेवल, वो स्केल कैसे कर सकता है। ठीक है, चाय? डेफिनेटली। मुझे तो गर्म पीनी पसंद है, आपको ठंडी पीनी पसंद है? ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो, अगर आपको लगे कि थोड़ी देर चलेगा। ठीक है भाई। केतन भाई, थोड़ा सा प्लीज़ आप अपने बारे में बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग एंड कितने टाइम से कर रहे हो और क्या कर रहे हो? आई एम इनटू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम इनटू स्टॉक ब्रोकिंग, एंड मैं ये बिजनेस में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से हूँ। 2005 से मैंने शुरुआत की थी। आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ टॉप ब्रोकिंग फर्म ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट वाज शेर खान। मैंने 6 साल के लिए काम किया, और उसके बाद आई क्विट एंड आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। बीच में मैंने रियल इस्टेट में भी ट्राई किया, बट देन थॉट यार यही बिजनेस बढ़िया है। देन आई एम बैक इन फुल टाइम। 2022-23 के बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया। तो ये फील्ड में मैं 20 ईयर्स से हूँ। कंटेंट क्रिएशन क्यों आपने स्टार्ट किया, मतलब उसके पीछे क्या रीज़न है? आपको भी पता है, अगर बिजनेस ग्रो करना है तो विजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो बिजनेस ग्रो नहीं करेंगे। तो फॉर बिजनेस में कंटेंट क्रिएशन में आया। तो कंटेंट क्रिएशन इज बेसिकली ऑपोजिट एस्पेक्ट ऑफ माई कैरेक्टर। मतलब मैं शाय हूँ, सो आई डोंट लाइक मतलब ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, बट जस्ट फॉर बिजनेस आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। भाई, सो कंटेंट क्रिएशन इज जस्ट लाइक अ नीड। जैसे किसी भी काम को करने के लिए पैसा लगता है, इसी तरीके से किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कंटेंट क्रिएशन आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है। बट मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए बड़ा बोरिंग टाइप का हो गया है। इसलिए मैं ना सोचता हूँ कि यार कुछ आसान तरीका मिल सकता है, इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, कुछ नहीं है। अब AI ने ना चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च डेवलपमेंट करते रहते हैं, यार ये करना है, ये बनाना है, ये करना। AI की वजह से वो और आसान हो गया है। लेकिन कंटेंट भी ना 2 तरह के होता है। एक होता है ट्रेंड के बेस पे, जो आपको बहुत व्यूज़ देके जाएगा। अभी अगर हम ईरान इजराइल के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे और वो क्लिप डालूंगा, व्यूज़ आ जाएंगे उस पर। लेकिन इफ़ यू बिल्ड अ कंटेंट ऑन प्रिंसिपल बेसिस, जो आज भी ऐसा है, 10 साल बाद भी ऐसा होगा, 100 साल बाद भी ऐसा होगा, उसमें व्यूज़ आएंगे, यू विल गेट वेरी गुड ऑडियंस, बट कम ऑडियंस आएगी। या ट्रू, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अगर आज के डे में हमें सर्वाइव करना है तो कंटेंट क्रिएशन की आई टेल यू, लोगों को लगता है कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इजी। इट इज़ अ स्ट्रेसफुल जॉब, वेरी स्ट्रेसफुल। यू हैव टू बी। अभी बहुत बार रात को 10 बजे, मैं 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे नॉर्मली सोने जाता हूँ, मुझे मैसेज आता है, ये न्यूज़ आई है जैसे कि इंडिया US की ट्रेड डील हो गई है। मुझे मैसेज आया तो मुझे इमीडिएटली 2 मिनट में वीडियो बना के डालना है, उसे फ्रेम करना है। सो बिकॉज अगर ये मैं सुबह डालता हूँ तो वो चीज़ न्यूज़ की वैल्यू नहीं है। ऑडियंस को तब चाहिए, दे आर बेसिकली एक्सपेक्टिंग कि आप मुझको सबसे पहले न्यूज़ दोगे। दिस इज द रीजन आई एम फॉलोइंग योर चैनल। तो आपके पास समय नहीं होता, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर आप बैठे हो, आप सो रहे हो, आप खाना खा रहे हो, न्यूज़ आ गई, आपको वीडियो बनाना है। सो जितना लोगों को ईजी लगता है उतना ईजी नहीं है। सो बेसिकली आप एग्जैक्ट काम क्या करते हो, मतलब आपके पास जो क्लाइंट आते हैं वो कैसे क्लाइंट आते हैं थ्रू सोशल मीडिया, एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्रोवाइडिंग टू योर क्लाइंट्स? हम लोगों का फोकस है वेल्थ क्रिएशन। पहले मैं स्टॉक ब्रोकिंग में था, पर स्टॉक ब्रोकिंग में धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि लोग पैसा नहीं बना रहे, जबकि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है।
बट उसके लिए एक सर्टन फॉर्मूला होता है, उसके लिए पेशेंस लगता है, उसके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और आपको खुद को भी बहुत बार मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग मेहनत करते हैं बट सामने जो क्लाइंट होता है उनका जो कैरेक्टर है वो मैच नहीं करता है सर्टन वो बिजनेस के लिए। जैसे कि अगर स्टॉक ऊपर नीचे आता है, जहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ आपको पेशेंस रखना पड़ता है। यू हैव टू टेक द लॉस। बहुत लोग लॉस ले नहीं सकते, जिस वजह से उनका कैरेक्टर टाइप की वजह से कभी कभी सही एडवाइस दे के भी पैसा नहीं बनता। तो मुझे लगा उसके बाद म्यूचुअल फंड एक ऐसा बिजनेस है, एक विन विन सिचुएशन है, जहाँ क्लाइंट भी पैसा बनाता है और लॉन्ग टर्म में मैं भी पैसा बनाता हूँ। इमीडिएटली मुझे पैसा नहीं मिलता, बहुत स्लो कमीशन से, बहुत थोड़े कमीशन है, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा बिजनेस है। आपको कम से कम 4 या 5 साल देने पड़ते हैं, देन आपका बिजनेस एक्चुअली ग्रो होता है। करेक्ट, मतलब 5 साल में पैसों की छींटे लगनी स्टार्ट होती है। हाँ, और आई टेल यू, बट इधर क्या होता है कि ना क्लाइंट कभी भी टूटता नहीं है आपका, बिकॉज अल्टीमेटली क्लाइंट ये बोलता है यार ये भाई ने मुझे पैसा बना के दिया, मेरा पैसा टूटा नहीं, मेरा नुकसान नहीं हुआ। और सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि कभी उसे व्हाट यू कॉल वो नर्वस नहीं होता म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इतना बड़ा ड्रॉप नहीं होता। अभी आप देख लीजिए जो लोगों ने स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया, देयर इन्वेस्टमेंट्स आर डाउन बाय 30-40%। आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग। चलो ये सिचुएशन आ गई, अभी आप रोड से जा रहे हो, बीच में गड्ढा आ गया, तो आप क्या करोगे, आप मोड़ लेते हो, राइट। तो अभी ये गड्ढा आ गया जिसे हमको नेविगेट करना है, बट बहुत लोग ये चीज़ को नेविगेट नहीं कर पाते, वो पर्सनली लेते, उनको डर लगता है। तो ये क्लियरली बताता है उनकी पर्सनैलिटी टाइप ये सूटेबल नहीं है स्टॉक्स के बिजनेस के लिए। इसके ऊपर भी आपसे सवाल पूछता हूँ, बहुत लोगों की फटी हुई है इस वक्त। आई टेल यू, सी जब डर होता है ना तो बेस्ट टाइम होता है। अभी मुझे आई टेल यू अभी क्या हुआ, मेरे पास कुछ पैसा था और मुझे लेनी थी कार, और वो स्पेसिफिक मॉडल की कार मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैं बोला मुझे वही टॉप मॉडल की स्पेसिफिक कार चाहिए। कौन सी देख रहे थे? बेसिकली आई वाज लुकिंग आउट फॉर टाटा सफारी अल्ट्रा, पेट्रोल में जो इन्होंने टॉप एंड की निकाली। तो अल्ट्रा में वाइट कलर में नहीं मिल रही, ब्लैक, रेड और वाइट में, रेड और जो ब्लैक एडिशन है उसमें मिल रही है। तो मैं बोला मुझे वाइट ही चाहिए, बिकॉज मेरी वाइफ की डिमांड है। और मैं रुका हूँ ऑलमोस्ट 5 मंथ्स ले मैं पूरा पैसा लेके रखा हूँ। आई डोंट वांट टू टेक द लोन, बिकॉज मेरा घर का भी लोन चल रहा है। तो आई टेल यार मुझको आई वेट। तो इस चक्कर में अपॉर्चुनिटी आ गई और मैंने पैसे लगा दिए, बिकॉज मुझे लग रहा है अगर ये अपॉर्चुनिटी में 3-4 महीने में पैसा बनता है तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट क्या पता 30-40% भी पैसा मिल जाएगा मुझे। तो जो घर का लोन है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, साथ में गाड़ी भी ले लूंगा। कहाँ डाला पैसा आपने? मैंने स्टॉक में डाला, एक फोर्स मोटर करके स्टॉक है, यही लेवल पे बाय किया। मगर अभी देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, नॉर्मली स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है मुझे कोई भी फर्क नहीं गिरता। आई एम लाइक सॉर्टेड, पता है, बिकॉज यू हैव पेशेंस ना। पेशेंस। अगेन मुझे पैसा ही 10-15 साल बाद चाहिए, एंड अगेन आपको 20 साल भी हो गया है, तो आपको पता लग गया है कि वो गलती करके। मगर यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या हो गया, अभी इंटरेस्टिंग केस है। अभी मैंने फोर्स मोटर में पैसा डाला, डिस्क्लेमर के लिए अगेन दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। फोर्स मोटर में पैसा डाला ये एक्सपेक्टेशन के या 4 या 5 महीने में मेरा कुछ तो होना चाहिए, बिकॉज मेरी सामने रिक्वायरमेंट है। अब मैं डिले कर रहा हूँ, मेरे ग्रेटिफिकेशन को डिले कर रहा हूँ। अभी जब फोर्स मोटर नीचे जाता है तो मुझे डर लगता है। क्यों डर लग रहा है? बिकॉज मुझे वो पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर यही मैं फोर्स मोटर्स में पैसा डालता था कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मेरा माइंडसेट कैसे होता था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाना है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप साइकोलॉजिकली अच्छा प्ले कर पाते हो, बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है। मर गया तो ठीक है, कोई नहीं। आई टेल यू, आपको जो पैसा 1 साल में लगने वाला है, 6 महीने में लगने वाला, अगर आप वो पैसा लगाओगे और दूसरा आप वो पैसा लगा रहे जिसकी ज़रूरत आपको 10 साल के बाद है, आपका जो बिहेवियर रहेगा वो पैसे के लेके टोटली डिफरेंट होगा। बिकॉज अभी जब फोर्स मोटर नीचे जाता है तो हल्का सा प्रेशर होता है। अभी फोर्स मोटर में मुझे ₹1,00,000 का लॉस हुआ, जब मैंने इन्वेस्ट किया तो ₹2,00,000 का फ़ायदा था और अभी ₹1,00,000 का लॉस हुआ। बट मैं फोर्स मोटर्स को बहुत अलग तरीके से देख रहा हूँ, तब कि मेरे बाकी के स्टॉक्स में दिन में 15-16 लाख का प्रॉफिट लॉस होता है। तो आपने फोर्स मोटर में ऐसा क्या देखा, मतलब उसका पास्ट पैटर्न देखा, क्या चीज़ देखी? मुझे लग रहा था कि टेक्निकल पे एक अच्छा ये बना रहा था, पैटर्न बना रहा था। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। अगेन वो 26-27,000 जाके नीचे आया। मुझे फोर्स मोटर में इंटरेस्टेड था, पर मेरे पास उतनी अमाउंट नहीं थी, तो सोचा यार ये पैसा ऐसे पड़ा है, वैसे भी वो गाड़ी नहीं दे रहा है, उससे अच्छा लगा दूँ। बट देख लीजिए मेरा साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या हो रहा है। मतलब जहाँ मेरे 5 करोड़ लगे वहाँ मैं टोटली चिल हूँ।
और जहाँ मेरे 30 लाख रुपए लगे वहाँ मुझे प्रेशर आ रहा है जस्ट बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, राइट। मुझे 3 या 4 महीने के बाद वो पैसे लगेंगे, इसीलिए वो मेरे डिफरेंट प्ले करे। यही प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ। बात मैं 5 करोड़ के लिए मैं जरा भी रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं 30 लाख के लिए क्यों इतना इम्पल्सिव हो रहा हूँ, बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्ले अगर आप समझोगे नहीं तो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होगे। अब मैं मेरी एग्जांपल बता रहा हूँ। बीइंग in this field for almost 20 years, I know what I'm doing, but still to identify this, why you are behaving in a certain way, एक छोटी सी अमाउंट पे आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हो और बड़े अमाउंट पे आप बहुत चिल हो, जब तक आप ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझोगे नहीं तब तक आप स्टॉक मार्केट में गलतियां करते रहोगे। हम ना थोड़ा सा डिग डाउन करेंगे, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे डेफिनेटली कि एटलीस्ट 1 करोड़ पर मंथ पे कैसे पहुंचना है थ्रू योर पॉइंट ऑफ व्यू, देन आई विल गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे जा सकते हैं एंड कितना इन्वेस्ट करके हम वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ठीक है, अभी जैसे वॉर चल रही है करंट सिनारियो में, अभी लोग पैनिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि यार हमारा पोर्टफोलियो एकदम नीचे आ गया और अब पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। और ऑब्वियसली अगर उन्होंने बहुत पैसा डाला हो तो पैनिक करेंगे ही करेंगे, स्वभाव में आता है इंसान के कि मेरा पैसा यार जा रहा है। अभी इस वक्त क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? खरीदना चाहिए। दिस इज अ टाइम टू बाय। देर आर 2 रीजन्स। अगस्त से लेके सितंबर के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हुआ। 2024 की बात कर रहा हूँ, तब इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन ज़रा ज़्यादा था, मतलब जो अर्निंग्स आ रही थी उसके ऊपर इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस पे चल रहा था। पिछले 1.5 साल में अच्छा करेक्ट हुआ, अगेन वॉर आ गया तो फिर से लोगों को मौका मिल गया। मार्केट रेंज बाउंड में चल रहा है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स, बिकॉज आप मार्केट में कब पैसा लगाओगे? आज 1.5 लाख सोना है, मैं आपको बताता हूँ, अगर सोना कल 1,30,000 आएगा तो 90% लोग बाई करेंगे। तो यही आपको स्टॉक मार्केट के साथ करना है, प्रोवाइडेड आप जो स्टॉक्स बाई कर रहे हो उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना द बेस्ट वे टू गो इज म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा बनता है, म्यूचुअल फंड में कम बनता है, पर फिर स्टॉक्स में आपको वो एक्सपर्टीज लगती है, समय देना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, और ये जो वोलेटिलिटी है उसको हैंडल करने के लिए आपके पास दिल गुर्दा होना चाहिए। अब से 1.5 साल पहले गोल्ड था आई थिंक 70 के आसपास, 60-70 के आसपास, और अभी कितना करंटली कितना चल रहा है? ऑलमोस्ट 1.5 लाख पकड़ लीजिए, डबल हो गया। इंटरेस्टिंग आपको फिगर बताता हूँ, 2021 से 2025 तक, मिड 25 तक ऑलमोस्ट गोल्ड चल रहा था 60 to 75,000 के रेंज में। हमें इमेजिन कीजिए, तब डेली अगर आप 1 ग्राम गोल्ड बाई करते थे तो कितना आता था? 6,000 7,000। तो 4 साल में आपने अच्छा खासा बाई कर लिया, उसके बाद गोल्ड बढ़ गया तो सोचिए आज कितना प्रॉफिट होता था। तो प्रॉब्लम क्या है ना, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स का, जब सब लोग बात करते तब समय आता बेचने का। वॉरेन बफे भी बोलते, अगेन बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि जब आम आदमी वो एसेट क्लास में बात करना शुरू करे तो समय आ गया एग्जिट करने का। तो गोल्ड में सिल्वर में पैसा नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज सबकी नज़र वहाँ है। एक्चुअली पैसा कब लगाना चाहिए? जब आप कोई बात नहीं कर रहा है। आज सब लोग फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बात करें, बिकॉज दे हैव गिवन गुड रिटर्न्स एंड एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग इन फ्लेक्सी कैप। ये बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आज मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। 3-4 साल के बाद मिड कैप स्मॉल कैप रिटर्न्स देंगे, तभी आ जाएंगे जब रिटर्न्स बनेंगे, उसके बाद रिटेलर्स आ जाएंगे अपना पैसा लगाने के लिए। सो दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। वॉट एवरीबडी इज डूइंग, आई थिंक दैट इज अ टाइम टू एग्जिट फ्रॉम देयर। जस्ट लाइक कि आप चार्ट देख रहे हो, सिचुएशंस देख रहे हो, उसके बाद चार्ट ऊपर नीचे जा रहा है, टेक योर लॉजिकल डिसीजन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली भाई, अकॉर्डिंग टू द करंट सिनारियो, वॉर इज हैपनिंग राइट नाउ, हमें क्या गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, सिल्वर के बारे में मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ। आई वॉज नेवर, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए थे इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं हमेशा सिल्वर से दूर रहा। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसके अंदर आपको जाना नहीं। नो मैटर मेरा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, दैट डजंट मीन दैट आई विल एनालाइज एवरी एसेट क्लास एंड एवरी सिचुएशन एज पर माई एक्सपीरियंस। नहीं, आप गलत हो सकते हो, और आपका जब हार्ड एंड पैसा लगता है, आपका जब बड़ा पैसा लगता है, जो चीज़ के बारे में आप स्केप्टिकल होते हो उससे आपको दूर रहना है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको पैसा लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। देर आर लॉट ऑफ एसेट क्लासेस विच आर ट्रेडिंग एट लो, विच आई अंडरस्टैंड एंड विच आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट।
तो मैं क्या चाहूँगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे बैंक में पैसा पड़ा और मुझे पता ही नहीं कहाँ लगाना है। तो एक ही एसेट क्लास है सिल्वर है, देन आई मे थिंक यार चलो सिल्वर के ऊपर ज़रा रिस्क लेते, बट बहुत सारे एसेट क्लास है जो मुझे समझते, और सिल्वर बहुत वोलेटाइल लगता है। गोल्ड के बारे में मेरा व्यू अलग है। गोल्ड में जो तेजी आई है, इट इज़ नॉट बिकॉज रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, ये जो तेजी आई है बिकॉज सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड का सिनारियो चेंज हुआ आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर में एक बहुत बड़ा डिसीजन यूएस ने लिया, जिस वजह से लोगों ने, सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड में बाइंग करना शुरू कर दिया। रशिया के जो भी फॉरेन एसेट्स से इन्होंने जो यूएस डॉलर्स में थे उसे कंप्लीटली फ्रीज कर दिया यूएस ने। हम लोग आपको ये पैसे को एक्सेस करने नहीं देंगे। बोला जा रहा अराउंड 250 या 300 बिलियन डॉलर्स के उनके यूएस डॉलर्स से। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, ओके, तो यूएस डॉलर्स थे जो इनके फॉरेन एसेट से इन्होंने फ्रीज कर दी यूएसए ने। अभी इंडिया सोच रहा है, इंडिया की जो भी रिजर्व करेंसी रिजर्व है पूरा, वो भी डॉलर्स में, चाइना का डॉलर में रिजर्व, अगर कल हम लोग यूएस के खिलाफ डिसीजन लेते तो ये हमारे साथ भी कर सकते हैं। जिस वजह से दुनिया भर की कंट्रीज डर गई और उन्होंने शिफ्ट कर दिया यूएस डॉलर से टू ए बेटर एसेट कॉल्ड गोल्ड, बिकॉज गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। अभी लोग डॉलर में क्यों पैसा लगाते हैं, बिकॉज इसे सेफ माना जाता है, एक श्योरिटी होती है कंपेयर टू ऑल अदर करेंसीज। तो अभी लोगों ने गोल्ड में शिफ्ट करना, और सेंट्रल बैंक ने गोल्ड में, जिसमें इंडिया, चाइना, टर्की, बहुत सारे कंट्रीज धीरे धीरे करके गोल्ड बाय कर रहे हैं। अगेन यूएस के डॉलर की सिचुएशन जरा आई टेल यू ज़रा वीक हो रही है धीरे धीरे करके। डी डॉलराइजेशन का भी ट्रेंड चल रहा है, जिस वजह से उनको लग रहा है अगर कल डॉलर गिरेगा तो इनका फॉरेक्स रिजर्व्स भी गिर सकता है, बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व्स में उनका यूएस डॉलर का एक अच्छा प्रोपोर्शन था। अभी करंट डेट के हिसाब से डॉलर का क्या रेट है? अराउंड इंडिया में 92, इट इज एट हाई। बट अभी जैसे देखा जाए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि डॉलर कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर देखें तो बढ़ भी रहा है एक तरीके से, क्योंकि 80 समथिंग के आसपास, तब 92 के आसपास एकदम बढ़ा क्यों है इसके पीछे? आई टेल यू, यूएस डॉलर को जो हिसाब से मैनिपुलेट करता है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। यूएस ने इतना बड़ा स्कैम किया था मगर किसने कुछ नहीं कहा। बहुत इंटरेस्टिंग स्कैम है, लिटरली पूरी दुनिया ने देखा, और सबसे ज्यादा इन्होंने किसको ठगा? खुद के एलाइज को। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस एक पावरफुल कंट्री एमर्ज हुआ, इसीलिए नहीं हुआ कि वो डोमिनेंट है। यूएस के साथ एक हमेशा बहुत बड़ा एडवांटेज लगा है, वो है उनका जियोग्राफिकल लोकेशन। वो किसी कंट्री से ज़्यादा जुड़ा नहीं है। नॉर्थ में कनाडा है और नीचे मेक्सिको, ये दोनों से उन्होंने रिलेशन अच्छा बंद करके रखा है। हॉस्टाइल रिलेशन नहीं है। क्यूबा के साथ है, मगर क्यूबा बहुत छोटा है। मुझे लग रहा है थोड़े दिन में ट्रम्प 100% क्यूबा के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि अभी उसको फेस सेवर चाहिए सेकेंड टर्म के लिए, जिसमें क्यूबा कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यूबा की ताकत नहीं है। ईरान में इनको ये वॉर बहुत महंगा गिरा। तो आज तक जितने भी वॉर हुए, एक भी वॉर अमेरिका की धरती के ऊपर नहीं हुआ जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ था। अभी आप सोचिए ना, टर्की में लादेन ने सेफ नहीं रहने दिया। वो एक बिल्डिंग गिर गई तो इन्होंने इतना हंगामा किया। इन्होंने अफगानिस्तान को रेगिस्तान करके रखा है। इराक के साथ क्या किया, लीबिया के साथ किया, दे लिटरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। देखिए, एक मिसाइल गिर जाती है तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर पावरफुल, क्योंकि वो दूर बैठे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारे वेपन्स तो खर्च ही नहीं हो रहे, दूसरी कंट्री यूज कर लेती है, बट ये नहीं कर पाता इतना, और ये लड़ते भी है तो दूसरों की जमीन पे जाकर जमीन पे लड़ते। अभी जो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड हुआ, ये यूरोप में हुआ। यूरोप पूरा डिस्ट्रक्शन था, तो किसे रीबिल्ड करना था? यूरोप को बिल्ड करना था, जापान को रीबिल्ड करना था, जब इन्होंने जापान को बॉम्ब किया। अगर यूएस का फाइनेंशियल माइट खर्चा होता है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है। देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो इससे क्या होता है, आपको स्पेंडिंग बढ़ानी नहीं पड़ती। तो ये सब में एक चीज बहुत बढ़िया हुई कि यूएस का कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी डैमेज नहीं हुआ। अभी 1944 में यूएस और 44 कंट्रीज ने मिलकर ब्रेंटन वुड्स सिस्टम बनाया, जहां की उन्होंने डॉलर को बना दिया ऑफिशियल रिजर्व करेंसी। बिकॉज उन्होंने क्या तय किया कि $35 अगर यूएस प्रिंट करेगा तो दैट वुड बी बैक्ड बाय 1 ounce ऑफ गोल्ड, यानी मोटा मोटी 28 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। हर $100 जो यूएस बैक करता है, $80 का सोना उनके पास होता है। और ये हिसाब से दुनिया ने, सब लोगों ने फिर डॉलर को यूज करना शुरू कर दिया। ये चक्कर में यूएस ने क्या किया, यूएस ने बहुत ज़्यादा डॉलर प्रिंटिंग की। उन्होंने वियतनाम में वॉर किया, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लाई कि उनको ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ी। और फिर अचानक फ्रेंच गवर्नमेंट को भनक लग गई कि यूएस ने जितना डॉलर प्रिंट किया है उतना सोना उनके पास नहीं है,
और यूएस ने कहा था जब भी आप हमारा डॉलर लौटाओगे सामने हम आपको सोना देंगे, बिकॉज उनका लॉजिक क्या था, इतना डॉलर है तो ही हम लोग करेंसी प्रिंट करेंगे। फ्रेंच गवर्नमेंट ने रातों रात शिप भर के डॉलर भेजा और बोला हमारा सोना हमको दे दो। इससे वेस्ट जर्मनी, तब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी था, वेस्ट जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, यूके, ये अलर्ट हो गए। इन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, हमको भी हमारा डॉलर लौटा के सोना देना चाहिए, बिकॉज सोना इज अ सेफ एसेट। वो होने से पहले प्रेसिडेंट निक्सन ने अचानक जो पेगिंग की थी डॉलर और गोल्ड की, उसे अनपेक कर दिया और कहा जो हमारा डॉलर है वो आपका प्रॉब्लम है, हम लोग सोना नहीं देंगे। दूसरे दिन, इसे कहते हैं निक्सन शॉक, दूसरे दिन दुनिया के सारे मार्केट्स गिर गए यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट को छोड़ के। लिटरली स्कैम किया था ये दुनिया के साथ। दिस इज अ रीजन व्हाई दे गो ऑल आउट टू प्रोटेक्ट देयर डॉलर। उन्होंने इराक के ऊपर अटैक किया बिकॉज उन्होंने कहा हम लोग डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। लीबिया के ऊपर किया बिकॉज उन्होंने कहा हम लोग गोल्ड दिनार में ट्रेडिंग करेंगे। ईरान ने सेम किया, उनके ऊपर अटैक किया। मगर एक याद रखिए, चाइना और इंडिया ये चुपचाप कर रहे हैं बिकॉज इंडिया और रशिया का ट्रेड है रुपीज में चलता है। करेक्ट। तो बेसिकली दिस इज ऑल दे आर डूइंग टू प्रोटेक्ट डॉलर, बिकॉज जब तक डॉलर है तब तक यूएस सेफ है। जिस दिन डॉलर रिजर्व करेंसी से हट जाएगा, यानी स्विफ्ट पेमेंट इनका बंद हो जाएगा, दे यूज अ स्विफ्ट पेमेंट टू ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, उस दिन 10-15 साल में आपको मैं गारंटी देता हूँ यूएस कोलैप्स हो जाएगा। इमीडिएटली नहीं होगा और ये आसान भी नहीं, शायद होगा भी नहीं, बट डॉलर, बिकॉज अगर आप अभी ब्रिक्स आ रहा है ना, तो ब्रिक्स आ रहा है। अब जैसे चाइना ईरान के साथ डायरेक्टली अपनी करेंसी में ही चेंज करते हैं वो लोग, ठीक है, चाइना नहीं करता है। चाइना एंटी भी एक तरीके से देखा जाए तो, और मोस्टली होना ही चाहिए। इन्होंने अपने डॉलर को भी इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करा। मैं वियतनाम गया था, वहाँ पे कुछ करेंसी नहीं चलेगी, आपको डॉलर से ही एक्सचेंज करना पड़ेगा। वियतनामी डोंग जो होता है वो, उसके अलावा कोई भी करेंसी नहीं चलती वहाँ पे। वो कहते हैं भाई डॉलर दे दो, डॉलर से एक्सचेंज करेंगे, उसके ही रेट वो वहाँ पे सही लगाते हैं। तो इन्होंने हर कंट्री में ना इस तरीके से कर रखा है कि डॉलर्स को वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हर जगह, और मुझे लगता है यही इनकी स्ट्रेंथ है, इन्होंने जो पूरा इकोसिस्टम ये बनाया है। अभी आप बताइए ना कि आज यूएस की डेट टू जीडीपी 130%, अनसस्टेनेबल डेट है। ये सिर्फ डॉलर प्रिंट कर रहे हैं। बेसिकली क्यों डॉलर प्रिंट कर रहे हैं? बिकॉज दुनिया में डॉलर की डिमांड है। अभी सोचिए, अगर डॉलर की डिमांड हट गई, अगर इंडिया की डेट टू जीडीपी इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग अ ग्रोइंग इकोनॉमी 80% है, विच इज फैंटास्टिक। अगर हम लोग 100 के ऊपर जाएंगे हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। आप देखिए जिम्बाब्वे के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, श्रीलंका के साथ क्या हुआ, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट किए। ये यूएस के साथ क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ये वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी। जिस दिन ये वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी का टैग हट जाएगा उस दिन यूएस को कोलैप्स होने के लिए 10 से 15 साल लगेंगे, बिकॉज इन्होंने सिर्फ डॉलर ही डॉलर प्रिंट किया है। अभी इनकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है $1 ट्रिलियन है। इनको बोला जा रहा है अराउंड महीने का जो इंटरेस्ट ही अराउंड 800 बिलियन या 1 ट्रिलियन देना पड़ रहा है। मतलब इनके ऊपर इतना कर्जा है, तो ये क्यों सस्टेन कर रहे हैं? बिकॉज उनकी खुद की करेंसी। अगर यही उनको समझिए, कल युआन या रुपी, युआन को लेते, चाइना की करेंसी रिजर्व करेंसी बन गई, यूएस को कोलैप्स हो गया, बिकॉज इनके ऊपर इतना कर्जा, ये सस्टेन कैसे करेंगे जो ये खर्चा कर रहे हैं वॉर के ऊपर। तो ये जो पूरा पैसा लगा रही है खुद के डॉलर के सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए। जब तक डॉलर है तब तक यूएस है। करेक्ट। अभी वॉर करंट सिचुएशन में है। अकॉर्डिंग टू यू डिस्क्लेमर भी दे देना चाहता हूँ, आपके हिसाब से आप कहाँ पैसा डालते अपना? आई थिंक लुकिंग फॉर नेक्स्ट 3-4 years आई विल पुट इन मिड कैप, स्मॉल कैप। मिड कैप, हाँ, बिकॉज आई टेल यू, इधर एक प्रॉब्लम क्या हुआ है कि आईटी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। सो क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा आईटी का स्टॉक अच्छा करेगा। आईटी पिटा हुआ है। आईटी तो आई थिंक कंप्लीटली जा भी सकता, बिकॉज एआई इज टेकिंग ओवर। ऐसा नहीं होगा। आई टेल यू, देर आर फ्यू। यहाँ भी क्या होगा ना, एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है ना, जैसे कि अभी चाइना और यूएस की लड़ाई चल रही है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के लिए, जिसमें इंडिया भी एक हद तक 3rd या 4th कंटेंडर है। तो यहाँ भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है, यानी जो सुप्रीमेसी थी टीसीएस की, इन्फोसिस की, वहाँ एक नया प्लेयर आ सकता है। आईटी की ज़रूरत होने वाली है 100%, बट नया लीडर कौन हुआ, यानी नया कंपनी कौन होगी, वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पैसा लगाने के लिए आपको एक तो बहुत स्मार्टनेस होनी चाहिए, आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मुझे पैसा लगाना है तो फिर मैं म्यूचुअल फंड के तरह लगाऊंगा, बिकॉज इट वुड बी रिलेटिवली सेफ। मुझे मेरा दिमाग नहीं लगाना। सो मिड कैप, स्मॉल कैप would be an sector I'll invest right now, expecting returns after 2030. What do you think about AI? Fantastic. I'll tell you nothing like it.
AI ने काम आसान कर दिया है। आज एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा रिसर्च बहुत हद तक कम हुआ है। मुझे अगर मेरी स्क्रिप्ट को रिफाइन करना है तो आई कैन गिव इट टू AI। अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो, बट AI फ्री में आपको फ्लेवर ऐड करके दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है, बहुत सारी। आपको अभी थंबनेल्स क्रिएट करने हैं, आपको इतना एफर्ट नहीं डालना। आई मीन लिटरली कैनवा का बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया है। एंड नथिंग लाइक, आई विल टेल यू, नथिंग लाइक सोशल मीडिया। यू नो व्हाई आई ऑलवेज प्रेज सोशल मीडिया वॉज अ बून फॉर इंडिया, बिकॉज इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड कर दी पूरी इंडिया के लिए। पहले क्या होता था, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये सिटीज़ में जो आता है या वो जहाँ प्रेजेंट होता है उनको ही ज़्यादा करके वेटेज मिलता था, वही लाइफ में आगे जा सकते थे। और ये सोशल मीडिया ने सबको आवाज़ दी। अभी यूपी या बिहार के गांव में बैठा हुआ लड़का भी कंटेंट क्रिएट करता है, अगर वो पूरी इंडिया को पसंद आता है तो वो चल जाता है। इससे अच्छी चीज़ क्या होनी चाहिए ना, बिकॉज गांव गांव में सोशल मीडिया पहुंच गया। तो जो बंदे के पास एक्चुअल टैलेंट है, ना कि आपको मुंबई में आना है, ना कि आपको दिल्ली में जाना है, आप आपके गांव से भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। कितने अच्छे अच्छे टीचर्स गांव से सिखा रहे, जो कि मुंबई या दिल्ली, बैंगलोर के टीचर्स भी इतना अच्छे से नहीं सिखा सकते। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि जब सारे ही लोग कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे तो उसकी उतनी वैल्यू बचेगी कि नहीं बचेगी? आई टेल यू, लोगों को लगता है कंटेंट क्रिएशन इतना ईजी है, ये तो क्रिकेट से ज़्यादा टफ हो गया है। बट उसमें अगेन सर्वाइव, देखिए क्या होता है ना, आप कब तक कंटेंट क्रिएशन करोगे? आप 1 साल तक करोगे, 2 साल के बाद करोगे। अगर 2 साल के बाद आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे, या आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, आप बंद कर दोगे। या वो कंटेंट क्रिएट करेगा जो एक प्रोफेशन में सेटल्ड है, जस्ट वो मज़े के लिए कंटेंट। तो ये लोग सर्वाइव करेंगे आगे। तो जितना लोगों को आइडिया नहीं है कितना कंपटीशन है, मतलब हर एक बिल्डिंग में कम से कम 3 या 4 लोग चुपचाप कंटेंट बना रहे, इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन में कंपटीशन है। बट सक्सेस रेशियो देखिए ना, बहुत कम है। आई टेल यू, मतलब आप सीए की एग्जाम क्लियर कर सकते हो, उससे कम सक्सेस रेशियो कंटेंट का है। अभी आपको, आप कम से कम 50, आप समझे 500 या 1000 लोगों को कंटेंट क्रिएशन में आप फॉलो करते हो, मगर उसके पहले जो अनसक्सेसफुल लोग कितने, ऑलमोस्ट सब लोग ने अपना हाथ कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कभी ना कभी ट्राई करके छोड़ दिया। तो इट्स नॉट अ इजी बिजनेस। सर्वाइव करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आईएएस के एग्जाम से भी निकालना टफ है। 100 एंड आई अग्री विथ यू। बट याद रखिए, कंटेंट ने जो लोगों में टैलेंट था उनको आवाज़ दी। मतलब एक बंदा अगर वो यूपी में रहता है, उड़ीसा में रहता है, कोई उसको जानता नहीं, बट जेन्युइन टैलेंट है, वो अच्छा गाता है, अच्छे ह्यूमर वाले वीडियोस बनाता है, तो उनको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। उनको बॉलीवुड में स्ट्रगल, वो बन गया स्टार ना, लोग उसे पसंद करते हैं। और इसका जवाब कौन देगा? लोग देंगे। बिकॉज इसका जवाब एक बिजनेस हाउस नहीं देगा, बिकॉज बिजनेस हाउस कैन बी ए पार्शियल, यार मेरी शक्ल इसे, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं इसको आगे लेके नहीं जाऊँगा, जो कि बॉलीवुड में होता है। पर कंटेंट क्रिएशन में अगर लोग उसे वोट करते, उसे व्यूज़ मिलते, उसे लाइक मिलते, तो ऑटोमेटिक स्टार बन जाता है, और डिजर्विंग स्टार है ना। करेक्ट। और एआई की वजह से एक और चीज़ हो रही है कि जैसे $1 बिलियन पहुंचने पे बहुत टाइम लग जाता था लोगों को, आज की डेट में लगता है खाली एक बंदा कंपनी चला सकता है और वो $1 बिलियन तक पहुंच सकता है। दिस इज हैपनिंग एक्चुअली राइट नाउ। यस, ट्रू। और इसकी वजह से बहुत सारे इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी जॉब कंप्लीटली जा चुकी है। जहाँ पे 50 लोगों की ज़रूरत थी, वहाँ पे 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और वो बहुत परफेक्ट तरीके से उसको काम कर रहे हैं। एक हमने एआई का पॉडकास्ट किया था, वो बता रहे थे कि हम ये वाला प्लेटफॉर्म, मैंने कहा इसको बनने में 2-3 साल लगे हैं, उन्होंने कहा हम इसको 3 दिन में बना के डिप्लॉय कर सकते हैं विद बीटा टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। तो काम बहुत तेज़ हो गया है, मतलब, और विद परफेक्शन। सो आपको क्या लगता है, देखो 2026 के अंदर क्या एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? आपको लगता है ऐसा? आई डाउट क्रैश। देखिए, क्रैश स्पेसिफिक होगा, जैसे कि आईटी में गिरावट हुई, मार्केट में क्रैश नहीं होगा। स्पेसिफिक स्टॉक्स या स्पेसिफिक जो इन्फ्लेटेड लेवल्स पे जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, वहाँ क्रैश होगा। जैसे कि सिल्वर में हुआ, बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, तो इसे हम लोग क्रैश नहीं बोल सकते, सेगमेंट क्रैश कह सकते, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ देखते हो तो मार्केट करेक्ट कर चुका है। ऐसा नहीं कि यहाँ से जा नहीं सकता, पर वो क्रैश नहीं बोल सकते। क्रैश किसे बोल सकते? जब मार्केट 15-20% के ऊपर गिरता है तो, और ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है, तो चांसेस है जो पॉकेट्स में आज भी बबल है, यानी जो बहुत तेजी से बढ़े, वहाँ छोटे मोटे क्रैश आ सकते हैं, बट बड़ा क्रैश आई डोंट थिंक सो। ओवरऑल नहीं, द रीजन आई टेल यू, बिकॉज जो मार्केट, देखिए मार्केट
कौन सी चीज़ के ऊपर भागता है, अर्निंग्स के ऊपर। जो निफ्टी 50 की कंपनीज होती है, अगर उनकी अर्निंग्स आ रही है और वो हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो दिस इज लॉजिकल। निफ्टी 50 की एग्जाम्पल के लिए अर्निंग्स आ रही थी 20 रुपीज़, मगर मार्केट भाग रहा था 35 रुपीज़, 30 रुपीज़, तो ये इन्फ्लेटेड लेवल्स के ऊपर मार्केट था। अभी ये करेक्ट कर चुका है, जितनी निफ्टी 50 कंपनीज की अर्निंग आ रही है उतना ही मार्केट भाग रहा है। तो गिरावट आ सकती है, यस आ सकती है, बड़ी गिरावट आ सकती है, आई डाउट। ओके अब जैसे बहुत सारे लोगों के करियर भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ AI, और मैंने एक्चुअली में देखी हैं सारी चीज़ें अपनी आंखों से, क्योंकि हम इसी फील्ड के अंदर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। एंड और मार्केट पोर्टफोलियो जिन लोगों का था और वो बहुत पैनिक कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, आपकी क्या सलाह होगी कि उनको क्या करना चाहिए इस वक्त? इन्होंने ये पैनिक इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इन्होंने ठीक से फाइनेंशियल प्लानिंग की बिल्डिंग नहीं की। आपको जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हो, देखिए आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना है, पर सपोज कीजिए वॉर तो अनसर्टेन है ना, वो तो हो गया नहीं, व्हाट यू, इसीलिए बोल रहा हूँ, जब आप आपकी करियर की शुरुआत करते हो तो आपको एक एक स्टेप से प्लान करना है। व्हाट यू स्टार्ट इज दैट, आपको पहले तो कौन से भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाना ही नहीं, सबसे पहले आपको क्रिएट करना है इमरजेंसी फंड। आपका जो भी महीने का खर्चा है, समझिए आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपीज़ है, तो 6 महीने से लेके 1 साल जो भी आप कंफर्टेबल होगे वो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। इन केस अगर ये सिचुएशन आती है तो कम से कम 1 साल के लिए मुझे फोकस नहीं करना है कि मेरे घर में रोटी कहाँ से आएगी, मेरा घर चलेगा, ताकि मैं वो टाइम पे 100% मेरे काम के ऊपर फोकस करूँ कि मुझे कहाँ जॉब मिलेगी या मुझे क्या स्किल डेवलप करनी है, राइट। बिकॉज आपको पता है आपका 1 साल का या 6 महीने का घर का खर्चा चलने वाला, आपके बच्चे स्कूल जाने वाले, उनकी फीस जाने वाली। सो ये इमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हो तो सेकंड सबसे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं, एक तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, बाद में आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों, बहुत लोगों के पर्सनल लोन चलते, जब मैं उनको जाके पूछता हूँ आपका पर्सनल लोन क्यों चल रहा है, माँ बाप को बड़ी बीमारी होगी जिस वजह से उन्हें पर्सनल लोन लेना पड़ा, 14-15% का हर महीने का इंटरेस्ट दे रहे। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको हेल्थ को देना, बिकॉज देखिए द मोमेंट आप हॉस्पिटल के अंदर गए, आज के डेट में मेट्रो सिटीज़ में मिनिमम आपका 1 लाख रुपए का बिल हो रहा है। अभी आपकी वेल्थ बिल्ड नहीं होगी और आपका पैसा चला गया। तो ये जब चीज़ आती है तो आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है और वेल्थ बिल्ड होने के लिए समय लगता है। तो आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर आपकी शादी होती है तो कंपलसरी टर्म इंश्योरेंस लेना ही लेना है। इन केस आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो टर्म इंश्योरेंस आपके फैमिली के लिए 20 साल तक पूरा पैसा दे देगा। मतलब आप अगर, कौन कौन से इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो होने ही चाहिए? मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस। मेडिक्लेम इज फॉर इन केस आपको कुछ भी होता है तो आपका हॉस्पिटल का जो भी बिल होगा वो मेडिक्लेम के थ्रू होगा, राइट। मेडिक्लेम के प्रीमियम बढ़ते रहते। सेकंड होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, इन केस अगर डेथ हो जाती है कर्ता पुरुष की, तो जो उनके फैमिली, अभी समझिए कि मैंने 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया, इन केस मुझे कुछ हो गया, अभी मेरा सपना था मुझे 10 करोड़ बिल्ड करने हैं, पर 10 करोड़ बिल्ड होने के लिए 20-25 साल लगते हैं। अगर इनकेस आज मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मेरी फैमिली इज आउट इन द ओपन, राइट, विल टेक केयर ऑफ देम। तो अगर मैं 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेता हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है तो 2 करोड़ मेरे फैमिली को मिलेंगे। तो मेडिक्लेम का जब मैं पैसा लगाता हूँ या टर्म का पैसा लगाता हूँ तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये पैसा फुकड़ जाए, बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरे साथ कुछ भी हो, ना मुझे मेडिकल हॉस्पिटल में जाना है, ना मुझे मरना है, राइट। बट इंश्योरेंस के लिए आपको लेना है, इनकेस कुछ हो गया तो। करेक्ट। इससे क्या होता है ना, आप फ्रीली जी पाते हो। आज मेरा 3 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, तो इनकेस कुछ भी हो रहा है मेरे फैमिली को 3 करोड़ मिल जाएंगे। 3 करोड़ अगर वो SWP करते तो हर महीने उनको 1.5 लाख रुपए आ जाएगा, और वो अगले 20 साल तक, जब तक मेरे बच्चे जॉब करने के लायक नहीं होते, तब तक हर एक खर्चा वुड कम फ्रॉम दैट SWP। तो ये जब आप प्लानिंग करते हो तो मोटा मोटी 98% के जो भी आपके साथ कुछ गलत होने वाली है वो चीज़ें ऑटोमेटिक विंडो के बाहर चली जाती है। आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हो इनकेस आपका जॉब चला जाए, और इमरजेंसी फंड के पैसे आपको कभी भी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाने, एक तो लिक्विड फंड्स में रखने हैं या आपको FD में रखना है, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर ग्रोथ, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, सॉरी टू कट यू है। सपोज कीजिए आप 100 रुपये बना रहे हो पूरे, ठीक है, 1 महीने में। अब आप उसको कैटेगराइज करो कि आप अपने फंड को कैसे कैसे कहाँ क्या क्या डालने वाले हो। सबसे पहला होगा ये चीज़ को
इन्वेस्टमेंट से जाने से पहले हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पहले हमको इमरजेंसी फंड करना है। बिकॉज इमरजेंसी फंड क्या होता है कि एक बड़ी नीड होती है, तो कभी कभी आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए 1-1.5 साल लगेंगे, राइट। तो पहले आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। 1-1.5 साल के बाद जब आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट होता है, फिर मेडिक्लेम और टर्म आप हर महीने के किस्त पे ले सकते हैं। उसके बाद मिनिमम आप अगर 1 लाख रुपया कमाते हो तो कम से कम आपके 15 से 15 to 20% आपके इन्वेस्टमेंट में जानी चाहिए। 15 से 20,000 ठीक है। और हर साल आप इसे अगर 10% से बढ़ाते हो तो इट वुड लाइक टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट, इट वुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो आप जब लॉजिकल प्लानिंग करते हो ना चीज़ों की, कि इमीडिएटली नहीं होता। आप ये नहीं सोच सकते यार मैं ना ये महीने में इमरजेंसी फंड क्रिएट करता हूँ, बिकॉज 6 महीने की रिक्वायरमेंट है या 1 साल की रिक्वायरमेंट है। आप 1 महीने में नहीं कर सकते, उसके 1.5 या 2 साल लगेंगे। अगर 1 साल की है तो 1.5-2 साल लगेंगे। अगर 2 साल की है 6 महीने की 1 या 1.5 साल लगेंगे। अगर 1 साल की है तो 2 से 3 साल लगेंगे। तो आप पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हो। मेडिक्लेम के लिए आप छोटी सी किस्त से शुरू कर सकते हो, टर्म के लिए कर सकते हो। 3 साल के बाद आप फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करोगे। बिकॉज क्या होगा, अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हो, समझो आप हर महीने कितना 20,000 रुपीज़ लगा रहे हो, तो साल में कितने इन्वेस्टमेंट हो गए? 2,40,000। और मेडिक्लेम का कुछ खर्चा, मेडिकल का कुछ खर्चा आ गया, 1.5 लाख रुपये चले गए ना। तो आपने वेल्थ कहाँ बिल्ड किया? आपने की तो वेल्थ डिस्ट्रॉय होगी। तो इसे कहते हैं वेल्थ प्रोटेक्शन। तो पहले इमरजेंसी फंड, वेल्थ प्रोटेक्शन, फिर आता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। स्लो प्रोसेस है। मैं चाहता हूँ कि जो बिगनर भी देख रहा हो ना, उसको बहुत क्लैरिटी आए चीज़ों को लेके। हम 100% लेते हैं, 100 में से आपने बता दिया कि आप डाइल्यूट करोगे 15 से 20% इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा जो 80% बचा उसको आप कहाँ डालने वाले हो? नहीं, मतलब मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर वो 1 लाख रुपीज़ कमा रहा है तो 1 लाख में उसका जो भी खर्चा होगा, मैं परसेंटेज के हिसाब से चल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक आम आदमी, ओके, तो अगर उसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, आप उसके बारे में बात करो कि कहाँ कहाँ पैसे लगाने हैं। पैसों में नहीं बात करते, परसेंटेज में बात करते हैं, क्योंकि सबकी इनकम अलग अलग बराबर है ना। तो जैसे आपने बता दिया कि 20% भाई आंख बंद करके अपने इन्वेस्टमेंट में डाल 100%। अब 80% बचा, उसको कैसे कैसे करोगे आप? 80% में अज्यूम करता हूँ कि उसकी घर की नीड होगी, उसका EMI होगा, तो जो भी मतलब उसका पूरा जो भी खर्चा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको 80% में आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो करने, 20% आपको आपके रिटायरमेंट के लिए लगना है, जो चीज़ को आप कभी भी हाथ नहीं लगाओगे। अगर आप ये फॉर्मूला को फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी 95 to 98% आप कभी फंसोगे नहीं। अगर किस्मत खराब होगी तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट मोटा मोटी आप फंसोगे नहीं, बिकॉज आप उसे परफेक्टली प्लान करके चल रहे हो। आपने पहले हर एक चीज़ को कैटेगोरिकली अटैक किया और बाद में आपने आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया। तो ये चीज़ आप प्लानिंग करके करते हो तो मोटा मोटी आप कभी भी फंसोगे नहीं। आप आपके 85 तक, यानी मैं अज्यूम करता हूँ 60 से 85, जो आपका रिटायरमेंट का 25 ईयर्स होता है, उधर भी आराम से घर बैठे आपको पैसा आएगा। जैसे हमने बोला कि 20% हम इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, बट लोगों का ना बहुत मंकी माइंड होता है। अब ये नहीं, अरे ये, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अपना रिटर्न दिखाते, देखो मेरा इतना रिटर्न आया, इतना रिटर्न आया। उनका दिमाग घूम जाता है, यार जितना इनका रिटर्न आ रहा है उतना हमारा रिटर्न तो नहीं आ रहा है। तो वो मंकी माइंड उनके लिए बहुत ट्रबल क्रिएट करता है। अब उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? देखिए, पहले तो ना किसी भी इन्फ्लुएंसर के ऊपर आप भरोसा मत करो। सिंपल है, आप जब एक आईफोन लेते हो या फ़ोन लेते हो तो कम से कम आप 5 या 6 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करते हो फ़ोन के स्पेक्स जानने में। तो वैसे भी आपको इन्फ्लुएंसर्स के बारे में भी करना है। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर के पास जाने की कोशिश करो तो कम से कम 1 साल उसे ऑब्जर्व करो, ये बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं, और उसके बाद उससे जुड़ो। देखिए, बहुत लोगों के लिए सोशल मीडिया एक जरिया हो गया लोगों से पैसा लेने का, अपनी लाइफस्टाइल बता के। अगर मैं आपको मेरी लाइफस्टाइल बता रहा हूँ, राइट, पर मेरा प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ और सामने वाला बताता है गाड़ी नहीं है सर, हमारे फोटोज़ देखो, नहीं चलेगा ना। आपको आपकी एक्चुअल एबिलिटी बतानी पड़ेगी। आपने ये पैसा, अभी बहुत लोगों ने, देखिए बहुत स्कैम्स आए अभी आजकल के, बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर पकड़े गए। सबका जो पैसा आया था ना, एक कोर्स सेलिंग से आया था, एक्चुअल ट्रेडिंग से बहुत लोगों को लॉस हो रहा था। तो आप वो बंदे से जुड़ना चाहोगे जो एक्चुअली लॉस कर रहा है या जो अपनी IT रिटर्न्स नहीं बता रहा है? देखिए, आजकल फेक ऐप जो होता गए, जहाँ मैं ऐप डाउनलोड करूंगा जहाँ मेरे हिसाब से मेरे रिटर्न्स दिखाई देंगे और आपको लाइव नंबर हिलते, वो AI के थ्रू आप आराम से कर सकते हो। और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जान के हैरान हो गए, ये खुद देते ताकि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग आए। उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग कब आएंगे? जब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसे प्रमोट करेगा। अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कब
वायरल होगा जब उसके प्लेटफॉर्म पे जो चाहिए, जो उसे चाहिए वो वाले रिटर्न्स दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये सब लोगों के चक्कर में नहीं जाना। देखिए मैं अग्री करता हूँ कि आप 100% सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़िए, प्रोवाइडेड उसने खुद ने पैसा कमाया। अगर उसने खुद ने पैसा नहीं कमाया तो दूसरे को प्रॉफिट क्या बता रहा है, बिकॉज उसके खुद के पास एबिलिटी नहीं है। मैं इसमें एक फिल्टर डालना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप किसी की एडवाइस ले रहे हो या किसी के साथ काम करने का सोच रहे हो, एटलीस्ट उसे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल, देखिए मैं एक बात बोलूंगा, 10 साल का, देखिए अभी बहुत लोग हैं 10 साल के साथ। अभी क्या हो रहा है ना, आई टेल यू, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता? किसी अच्छे बात करने आती है, कोई अच्छे एग्जाम्पल दे सकता है, कोई वो सनसनी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हुआ। ये गलत है ना। आपका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस के साथ एक्चुअली आपने पैसा कमाया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ 100% लोगों ने कोर्स बेचना चाहिए, प्रीमियम में बेचना चाहिए। जो लोग आज 50,000 का कोर्स बेचते हैं, मैं बोलता हूँ ₹1,00,000 का कोर्स बेचो। आपको वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए और आपके ऑडियंस को भी वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। मगर आप खुद पैसा नहीं कमा रहे हो, आप लोगों को क्यों कोर्स बेच रहे हो? दैट इज आई थिंक जहां लोग फंस रहे हैं। और लोगों को भी क्या प्रॉब्लम है, आई टेल यू, ये अगेन ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गलती नहीं है। आप उनको अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, आप उनकी गाड़ी को देख रहे हो, आप ये चीज़ को देख रहे हो, आप वो चीज़ को देख रहे हो, पर जो उनकी असली स्किल है वही वो बता नहीं रहे। और ये बहुत सारे आइडिया, अभी एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पकड़ा गया, 500-600 करोड़ के कोर्स बेचे थे और वो खुद लॉस में था, और ये कंटिन्यूस हो रहा है। तो अगर वो खुद आदमी पैसा नहीं बना सकता तो आपको क्यों ये कर रहा है? चलो मैं ये भी मानता हूँ कोई 4 या 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको हक है कोर्स बेचने का। वो नहीं बेचेगा तो कौन बेचेगा? बिकॉज वो खुद कमा रहा है ना। मगर आप कमा नहीं रहे हो तो आप लोगों को कैसे बेच रहे हो? और लोग फंस रहे हैं इसके अंदर, बिकॉज उनको गाड़ियाँ देखनी है, लाइफस्टाइल देखनी है। ऐसा एक्चुअल ट्रेडिंग में नहीं होता। 1.5 साल से मेरा पैसा ही नहीं बना है, अब मैं लोगों को बताऊं अरे मार्केट ही सपोर्टिव नहीं है तो मैं कैसे पैसा बनाऊंगा? मेरा डिपेंडेंसी तो मार्केट के ऊपर है ना। अभी मैं तो कोई बड़ा अवतार नहीं हूँ कि यार जहाँ पैसा लगाऊँ वहाँ पैसा निकलेगा। जब इंडिया में बारिश होगी तब मेरठ में बारिश होगी, जब इंडिया में बारिश ही नहीं हो रही है तो मेरठ में बारिश कैसे होगी? तो वैसे ही है, जब मार्केट भागेगा तो सब लोग पैसा बनाएंगे। सेबी भी इस बात को बोलता है कि 90% लोग इसके अंदर फेल हो जाता है। और पहले ये बात सही है कि नहीं है? 100%। अभी आप मेरा ना, ये सेबी का रेगुलेशन आने से पहले मेरे जाके पुराने पता नहीं वीडियोस 2-3 साल पहले मैं चिल्ला के कह रहा था ऑप्शन में आपका पैसा नहीं बनेगा। यू नो व्हाई? 2010 में आई यूज्ड टू वर्क फॉर द फर्म, तो आई गॉट प्रमोटेड। तो प्रमोशन के बाद है ना मेरे पास पूरा पैन इंडिया का डेटा आना शुरू हो गया। तो आई यूज्ड टू एनालाइज, मेरा काम था एनालाइज करना कि कौन से क्लाइंट प्रॉफिट कर रहे, कौन से लॉस कर रहे, क्यों लॉस कर रहे। तो मुझे ये चीज़ मालूम पड़ा ऑप्शंस में कोई भी पैसा कमा नहीं रहा है। अगर 2 या 3 महीना कोई ऑप्शंस में पैसा कमा रहा है तो तीसरा या चौथा महीने में लॉस कर रहा है। तब मुझे देखिए 2006 से 2010 तक मुझे भी लग रहा था मुझे ऑप्शंस करना है। जस्ट आई वॉज अ सोल ब्रेड अर्नर, तो मेरे पास समय नहीं था, बिकॉज मेरे जॉब पे फोकस करना था या मुझे ऑप्शंस के ऊपर। तो मैं बोला ऑप्शंस तो करना है बिकॉज यहाँ बड़ा पैसा बनना है, ये मेरी सोच थी। 2010 में मेरी सोच चेंज हो गई जब मैंने पूरे फर्म की पूरा पैन इंडिया की एक्सेल शीट देखी और मुझे मालूम पड़ा पूरे 1.5-2 साल की देखी कोई भी पैसा नहीं बना था। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये एक्चुअल वैलिडेशन था। और मैं जब कंटेंट क्रिएशन करना शुरू कर दिया तब से मैं बोल रहा हूँ ऑप्शंस में पैसा नहीं होता। आई हैड सीन माई फ्रेंड डूइंग अ सुसाइड बिकॉज ऑफ ऑप्शंस। आई विल टेल यू वन ऑफ, कोई तो एक ऐसा ही ऑफिस में आया था तो मैं बात कर रहा था और अचानक फिर मैंने ऑप्शंस की बात की तो वो लड़के का चेहरा ना एकदम, ही वॉज यंग आए, ब्राइट यंग आए, एकदम छोटा हो गया। तो मैं बोला क्या हुआ, आपने ऑप्शंस में लॉस किया? तो सर मैंने लॉस नहीं किया। तो फिर मैं बोला आपका चेहरा एकदम क्या बोलते हैं, सिकुड़ गया एकदम, मतलब ड्रॉप हो गया। तो बोलता है सर मेरा एक फ्रेंड है ना ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता था जब हम कॉलेज में थे सर, उसने ना सुसाइड किया था और उसका जो फैन पे लटका हुआ चेहरा मेरे सामने है। इट इज़ दैट डेंजरस। मेरे यहाँ एक क्लाइंट था, 2 दिन में उसने 1.5 करोड़ का नुकसान किया। जब मैं उससे मिला तो वो बोल रहे सर आपके यहाँ 1.5 करोड़ का क्या? उस दिन वो ट्रेड में टोटल मेरे 6.5 करोड़ गए 2 दिन में। नाउ आई मेट अ गाय इन दिल्ली हु बोल रहा था कि ऑप्शंस में बोल रहा मैंने 17 या 18 करोड़ का लॉस बुक कर दिया है सिंगल डे, बिग शॉट। पर बोल रहा था सर उस दिन मेरा 78 करोड़ का लॉस था, फॉर्चुनेटली 17-18 करोड़ पे क्लोज हो गया। पूरा मैंने सिस्टम बंद कर दिया, पूरा वो डिपार्टमेंट बंद कर दिया और अपने काम के ऊपर फोकस किया।
इट इज़ दैट डेंजरस। ये लोग ऑप्शंस बेच रहे थे, अभी इन्होंने अचानक ऑप्शंस बेचना क्यों शुरू करा, बंद कर दिया। आप अगर एक आपके पास सक्सेस का फॉर्मूला है, आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप वो बंद करोगे जस्ट बिकॉज सेबी ने रेगुलेशन लाया? आप क्या करोगे, वीडियो नहीं बनाएंगे ना। बट मैं तो पर्सनली प्रॉफिट कर रहा हूँ ना, तो अचानक क्रिप्टो की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? दैट शोज इनका पैसा दूसरी जगह से आ रहा है। बिकॉज सॉरी टू कट यू, बट मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब इतने 90% लोग फेल हो रहे हैं, मतलब ये तो प्रूवन है कि हो ही रहे हैं फेल, आपने भी बता दिया, तो एक तरीके से गैम्बलिंग हुई। 100% दैट इज गैम्बलिंग। सी ऑप्शन वाज क्रिएटेड एज ए हेजिंग प्रोडक्ट। ये किस लिए बना था? हेज करने के लिए। यानी म्यूचुअल फंड के जिनके 1000 करोड़ के पोर्टफोलियो होते हैं, अभी उनको लगता है यूएस ईरान का वॉर चल रहा है, हमारा पोर्टफोलियो ड्रॉप हो सकता है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। तो उन्होंने ऑप्शंस को बनाया था हेज करने के लिए, ताकि अगर मैं ऑप्शंस एक इंश्योरेंस की तरह होता है, जब आप ऑप्शंस लेते हो तो जो भी आपके पोर्टफोलियो का लॉस होता है वो ऑप्शन सबको कवर करके देता है। मोटा मोटी आपको लॉस होता है, पर जहाँ आपको 1000 रुपये के पोर्टफोलियो पे समझिए 50 रुपीज़ का लॉस होने वाला था, शायद वो लॉस कम होकर 5 या 10 रुपीज़ होता है। सो दैट वॉज मेंट फॉर प्रोटेक्शन। बट लोगों ने क्या कर दिया, इसमें ट्रेडिंग शुरू कर दी। एग्जाम्पल के लिए कि डॉक्टर आपको दवाई देता है, राइट? दवाई क्यों दे रहा है? आपको क्योर होने के लिए। मगर बहुत सारे नशे करने वाले लोग उसका नशा करते हैं। सेम हुआ है ऑप्शंस के साथ। दिस इज एन प्रोडक्ट फॉर हेज, और इन्होंने क्या कर दिया, उसकी ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो ऑप्शन इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर हेजिंग योर पोर्टफोलियो। अगर आप उसमें नेकेड ट्रेडिंग करते हो तो दैट इज गैम्बलिंग 100%। आपको पता है ये लोग कोर्सेज में इतना पैसा क्यों बनाते हैं? क्या रीजन है उसके पीछे, पता है आपको? फटाफट पैसा कमाने की, मतलब लोगों को एश्योरिटी मिलती है ना, फटाफट आपको पैसा कमा के देंगे करके। वो तो एक मार्केटिंग का पार्ट हो गया, चलो वो बता देंगे। एक काम कीजिए ना आप, ये मुझे आप बताइए। आई थिंक यू आर अ राइट पर्सन। ठीक है, आपने देखा कि मैंने आपको इन्वेस्टमेंट दिखाया, 4.5 लाख डाले, 71 लाख करा, इतना रिटर्न तो कहीं नहीं सुना होगा आपने आज तक। नहीं। और ये मैंने प्रूफ के साथ दिखाया। यस, इन्होंने इतना पैसा बनाया है। सो अब ये पिछले ही महीने का है, बाय द वे, सिर्फ 1 महीने का है। अब ये होता कैसे है? ट्रेडिंग में आप वो डेटा देख रहे हो जो आपको एक्चुअली नहीं पता कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आप बस प्रिडिक्शन देख रहे हो चीज़ों को, एंड उसके बाद उस डेटा पे काम कर रहे हो। बराबर। अब जितने भी ट्रेडर्स हैं 500 600 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ इसलिए बना लेते हैं क्योंकि एक बहुत ईजी डेटा के ऊपर काम करता है। इनको पता है कि मैं इतना डालूंगा तो इतना निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट अच्छा बन गया और उसकी मार्केट में डिमांड है, लोग पैसा निकाल के देने के लिए तैयार है। अब एक लीड, वो सपोज करते हैं ऐड चलाते हैं, देखते हैं कि उनकी एक लीड 100 रुपये की आ रही है और 10 लीड 1000 रुपये की आ रही है। अब उनके हाथ में मैट्रिक्स आ जाएगा, भाई 10 लीड 1000 रुपये की आ रही है और इसमें से मेरे 3 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, 30% कन्वर्जन रेट हो गया। एंड उनको पता लग गया कि भाई इतने में ये हो रहा है। अब वो पैसा डालते रहते हैं, डबल ट्रिपल ट्रिपल, वो स्केल कर देता है, स्केल कर रहा है। सो इसको बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। दिस इज हाउ पीपल मेक मनी। और ये ट्रेडर्स के लिए बहुत आसान है, लेकिन ट्रेडर्स ने इसका बहुत फायदा उठा लिया, तो सेबी ने रेगुलेशन लानी स्टार्ट कर दी, बहुत लोगों के पैसे लुट गए, तो उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया। अब डिसीजन मेकिंग तो ऐसी होती है, एनालिटिक्स देख के, पूरा प्रॉपर तरीके से यूनिट इकोनॉमिक्स देख के, और बिजनेस भी इसी तरीके से काम करता है। और जिसको समझ आ जाता है कि बिजनेस इस तरीके से काम करता है, हम इतना पैसा डाल रहे हैं, इतना पैसा निकाल रहे हैं, और हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स इतनी है, डिलीवरी इतने की है, मतलब सारी चीज़ें वो क्रैक कर लेता ना, तो एक बहुत तगड़ा बिजनेस ओनर बन जाता है। मतलब वो पूरी दुनिया को नचा सकता है अपने इशारों पे। तो एग्जैक्टली चीज़ें हमें भी पता लग गई कि भाई एक यूनिट कितने की होती है, कॉस्ट पर लीड क्या है, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है। अब मैं किसी को भी करोड़पति बना सकता हूँ, एक्चुअल में बना सकता हूँ, लेकिन एक सही रास्ता दिखा के। ट्रेडर को नहीं, किसी को एक्चुअली में उनको जिनके पास स्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है, हर तीसरे घर में मिल जाएगा, दूसरे घर में मिल जाएगा। अब डॉक्टर वांटेड टू इंक्रीज देयर बिजनेस, वो कहेगा धैर्य यार मुझे अपने बिजनेस को इंक्रीज करना, मुझे पेशेंट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो डॉक्टर ऑलरेडी परेशान होता है, इतने टाइम तक उन्होंने पढ़ाई करी है उसके बाद अगर पैसा कम बन रहा है तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो फिर वो हमारे पास आए थे, धैर्य बताओ क्या करना है। तो मैं कहता हूँ कि भाई बिल्ड एन ऑफर। आप सामने वाले की मदद कैसे करोगे, क्या लोग एक्चुअल में उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं, उतना वो ऑफर क्रिएट होता है। ऑफर क्रिएट होने के बाद हम यूनिट इकोनॉमिक्स टेस्टिंग जाती है, 3 महीने की बीटा टेस्टिंग।
उसके अंदर हमारे पास नंबर्स और फिगर्स आ जाते हैं, फिर हमें पता होता है कितना पैसा डालना और कितना निकालना है। अब स्काई इज द लिमिट, अब जो जितना पैसा डाल सकता है उतना पैसा निकाल सकता है। और अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हम गोल्ड को कैसे एनालाइज करते हैं कि हम देखते हैं रेट ऊपर जा रहे हैं, लेकिन गिरेगा भी, वॉर हुआ तो चलो गिरा, फिर लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके तो बढ़ ही रहा है। तो इसीलिए वो अपने डेटा के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो उनको पता है कंपनी के अंदर ये इतने की यूनिट है, ये सारी चीज़ें, तो उनके पास सॉलिड डेटा है। तो पैसा बनाना आई थिंक दुनिया का सबसे आसान काम है इफ़ यू आर एजुकेटेड, एनालिटिकल एंड यू हैव अ सेंस ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स। अगर आप एक सही आदमी के पास हो, राइट प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो 100% पैसा बना सकते हो, नो डाउट इन दैट। आपने जो कहा ना कि बट लोगों का प्रॉब्लम यही होता है ना कि एवरीबडी वांट्स अ शॉर्टकट, तो हमेशा वो नहीं होता। कभी कभी आपको सही लोगों के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं ये आदमी का बैक टेस्टेड डेटा क्या है, या इन्होंने आज तक जो किया है। जस्ट आप किसी की फैंसी गाड़ियाँ देख के अगर उनके पास जाओगे तो नहीं पैसा बनेगा। आपको जाके वो बंदे के साथ बैठ के उनका रिकॉर्ड चेक करना है। अगर ये बंदे ने किया है, इतने बिजनेस ओनर्स को पैसा बना के दिया है, तो फिर ये मुझे भी दे सकता है। ना कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप यूनिट इकोनॉमिक्स बताओ, एक्चुअल बिजनेस बताओ, या सेकेंड चीज़ होता है आपकी लाइफस्टाइल बताओ। करेक्ट। तो जो लाइफस्टाइल करके करते आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमा सकते हो, ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप जेन्युइनली पैसा कमा के देते हो तो वर्ड ऑफ माउथ से ही आपको बहुत पैसा आएगा। मतलब जो मार्केटिंग से आ रहा है वो छोड़िए, वो जो लोगों ने आपके बिजनेस के थ्रू पैसा कमाया, वो बाकी लोगों को बोले अरे भाई इसके पास जाओ, इसने मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। करेक्ट। इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट जो टॉप लीडर्स हैं सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। मतलब किसी का 250 करोड़ पे भी है, किसी का 100 करोड़ पे भी, किसी 500 करोड़ का भी है। एंड ये कोचिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज दे हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूनिक इकोनॉमिक्स। अब मैं सबसे ज़्यादा 2 ही फिल्टर पे फोकस करवाता हूँ भाई। अगर आपको किसी से सीखना ना, पहले उसका एक्सपीरियंस देखो कि उसको 10 साल कंप्लीट हो गए या नहीं हो गए, वो अभी भी उसी के अंदर काम कर रहा है, और वो मार्केटिंग किस तरीके से कर रहा है, फ्लैशी कंटेंट दिखा रहा है या प्रिंसिपल बेस कंटेंट दिखा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल बेस कंटेंट होता है ना, वो लोगों को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कनेक्ट करके रखता है। और जो ट्रेंड बेस होता है ना, आज करा कल भूल गए, और इसलिए जो ट्रेंड बेस कंटेंट क्रिएट करता है वो गाली भी सबसे ज़्यादा खाता है। नहीं वो ट्रू है। और मैं देख लीजिए ना, आप बहुत बार जो मेरे फॉलोअर्स आते हैं ना, जिनसे मेरी से बहुत लोग बोलते हैं सर मुझको ना आपसे बात करनी है। जब मैं बात करता हूँ, मैं ना हमेशा एक चीज़ पूछता हूँ, आप मुझको कब से फॉलो करो? दे आर लाइक सर 6 महीने से फॉलो कर रहा है, 1 साल से। तो आई वॉज सो हैप्पी। जो लोग मेरे पास आ रहे थे ना, दे वेर मेरा ऑडिशन ले रहे थे 6 महीना 1 साल बाद में वो आए। मुझे लगा आपने बहुत सही किया। इमीडिएटली आप मुझको फॉलो कर रहे हो, आप मेरी 2-3 वीडियोस में बातें अच्छी लगी, आप मेरे पास मत आओ। 1 साल तक मेरे ऊपर नजर रखो भाई, ये चोर बंदा है या सही में जेन्युइनली इसे कुछ पता है, उसके बाद ही आपको उनके पास जाना है। तो दिस इज समथिंग एज अ ऑडियंस यू नीड टू टेक केयर, बिकॉज आपका पैसा लगा रहा है। सामने वाला कुछ भी बताएगा, आपको आपके पैसे का ध्यान रखना, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर मनी एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं बोला कंटेंट क्रिएशन आज के, यू वुड बी अमेज जो चाइनीज कंटेंट क्रिएटर आज पैसा कमा रहे हैं। ली हाइक करके एक लिपस्टिक किंग बोला जाता है। इज ये क्या करता है ना, लिपस्टिक लगाता है। ये लड़का है, लिपस्टिक लगाता है लाइव स्ट्रीम में। दिन में कितने के लिपस्टिक बेचे रहेंगे उसने? आप बताइए मुझको, फिगर बताइए इंडियन रुपीज में। ये सिर्फ आएगा लाइव स्ट्रीम में, लिपस्टिक लगाएगा ब्रांड का, उतना ही, दूसरा कुछ नहीं। और पोछेगा 200-300 1200 करोड़। क्या? खुद इसको अलीबाबा बोलता है, भाई आ जाओ, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग रहेंगे। कितना बेचा? 1200 करोड़ एक दिन में। लिपस्टिक का जो मतलब अलग अलग ब्रांड्स के थे, 1200 करोड़ की सेल है। अलीबाबा खुद बुलाता है। 1200 करोड़। वो सब छोड़ो, विया करके अगेन शी इज ऑफ चाइनीज ओरिजिन। ये चाइना में अभी बाहर के लोग, मतलब अमेजोन नहीं है अभी। ये अलग अलग प्रोडक्ट को आएगी, ये प्रोडक्ट दिखाएगा, ओपन करेगी, बस दूसरा प्रोडक्ट लिया। इसने एक दिन में कितने का सेल किया होगा इंडियन रुपीज में, बताओ। अब तो बड़ी फिगर बोल रहे हो। ऑफ कोर्स 1200 करोड़ ही ले लेते। नहीं, 14 से 15 हजार करोड़। नाउ आई विल टेल यू, $1.4 बिलियन का एक दिन का सेल था उसका। ओके, शी इज अ लाइव स्ट्रीमिंग क्वीन, और उसका जो मार्जिन है 10 से लेके 30% का, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। अगर आप मोटा मोटी एवरेज 15% का उसका कमीशन 1000 करोड़ हो गया सीधा, अगर देख
2150 करोड़ उसने एक दिन में कमाए। इतना पैसा सलमान खान ने 15 साल में नहीं कमाया जितना उसने एक साल में। इतनी रणबीर कपूर की नेटवर्थ नहीं है जितना उसने एक दिन में कमाया लाइव स्ट्रीम करके। हर कमीशन वॉज रेंजिंग बिटवीन 10 to 30%। 15% पकड़ते हो तो उसने 2200 करोड़ एक दिन में कमाए। भाई दिस इज क्रेजी। कंटेंट क्रिएशन, छोड़ दे काम वाम, लिपस्टिक लगा और वो बेच। And these are figures you can go and check. I mean, और चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है and they are crazy for ये कंटेंट आप सोचो ना, 2200 करोड़ एक दिन में कमा रहा है। सलमान खान ने इतने 10-15 साल में पैसे नहीं कमाए जितने ये लेडी ने एक दिन में कमाया। अभी उसको साल भर कुछ नहीं करना है, इतना पैसा कंटेंट। ऑफ कोर्स इंडिया पूरी जिंदगी कुछ नहीं करना मुझे। No, but again, they are scaling it. They are taking it to next level. Chinese creators now they are taking it to next level. So they are creating on Instagram, YouTube और अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर। उनके शायद कुछ प्लेटफॉर्म है उधर तो इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं है। अगेन अलीबाबा तो जो वो लिपस्टिक किंग है उसको तो खुद बोला था भाई आ जाओ आप, बिकॉज उनके सेल बढ़ेंगे ना। एंड शी इज लाइक, तो शी इज अ स्ट्रीमिंग क्वीन भाई, वो तो अलग लेवल की है। मतलब दे आर लाइक बहुत बड़ा स्टार फॉलोइंग है उनका। इतने प्रोडक्ट बिक रहे हैं। 1.5 बिलियन डॉलर का एक दिन का सेल, इतना तो इंडिया के निफ्टी 50 कंपनी का नहीं है। मतलब 14-15 हजार करोड़ का दिन का सेल, मतलब क्या हो गया। निखिल कामत को भी बनने में इतना टाइम लग गया। भाई एक और चीज़ है, आपने देखा पर ये लोग ना 3-4 ही रहेंगे बस पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में। नहीं वो यही तो है ना, वो उनको देख के कम से कम 50-60 लाख लोग कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं। पर उन्होंने भी ये एक इंडस्ट्री क्रिएट कर दी होगी लाइव जाके काम करना। हाँ अगेन ये एक अच्छी इंडस्ट्री है तो, बट वो सक्सेस रेशियो, अगेन जो सक्सेस रेशियो बहुत कम है, बहुत कम है। और ये सक्सेस रेशियो कम क्यों रहता है कि सब सोचते हैं कि हम कोर्स बना लेते हैं और उससे पैसा बना लेंगे। ये एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब है, पहले आपको बैक एंड से सोचना पड़ेगा। लोग पहले फ्रंट एंड से सोचना स्टार्ट करते हैं कि भाई मैं से पैसा ले लूंगा, मैं इसको सिखा दूंगा। अरे सीखना किसी को नहीं है, लोगों को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरीके से सोच के काम करने लगे ना तो आप जल्दी पैसा बना सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। आप अगर चलो आपने एक अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन किया, सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, तो शुरुआत में आप पैसा कमा लोगे, पर जब लोगों को वैल्यू नहीं मिलेगी ना तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो सस्टेन करने के लिए अच्छे प्रोडक्ट के साथ जब लोगों को जेन्युइनली वैल्यू मिलती है तब लोग बोलते हैं नहीं यार प्रोडक्ट चलेगा। वैल्यू क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर लोगों को फायदा ही नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज आपने एक एडवर्टाइजमेंट अच्छी बना दी, लोग आ गए, पर उनको अगर वैल्यू नहीं कर पा रही, मिल पा रही है, तो वो प्रोडक्ट सस्टेन नहीं होगा। केतन भाई जस्ट वांटेड टू गिव यू हाई फाई। मजा आ रहा आपसे बात करने में, एंड जो इनसाइट आपने दिया ना मेरा दिमाग घूम गया लिपस्टिक वाला। अभी बेचना शुरू मत कर दो। और ये लिपस्टिक के बिजनेस में इतना मार्जिन, आई टेल यू, अगर कोई छोटा ब्रांड लेके आता है अराउंड 50 to 70% का इनका प्रॉफिट मार्जिन होता है। और कोई इन्फ्लुएंसर ब्रांड लेके आता है तो अराउंड 70 to 85% का होता है। और जो टॉप लग्जरी ब्रांड होते हैं दे मेक अराउंड 90% प्रॉफिट। 90% का मार्जिन होता है लिपस्टिक में, बिकॉज बनाने के लिए बहुत सस्ता होता है। ये सब चाइना से बन के आता है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको प्रोडक्ट पैकिंग, आपका जो डिजाइनिंग है उसके ऊपर फोकस करना है। वो आप क्या कर रहे हो, वो वाइट लेबलिंग करके इंडिया में बेचते हो। तो ये लिपस्टिक बहुत सस्ते में बनती है। पर अगर आपकी अच्छी फॉलोइंग है, खास करके जो लेडी क्रिएटर्स है उनकी अच्छी फॉलोइंग है, जो काइली जेनर, भाई काइली जेनर मेरी फेवरेट है वो, ऑल्दो बट उसकी सेल्स, वो यंगेस्ट मिलेनियर में आती थी, बहुत जल्दी उसने पैसा बनाया। एंड एलेक्स होमोजी खुद बोलता था भाई इसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो काइली जेनर कर रही है भाई, और वो लिपस्टिक का ही ब्रांड है उसका, कॉस्मेटिक का ही सारा ब्रांड है, और उन्होंने बहुत तगड़ा स्केल कर लिया। ऑल्दो ओके भाई, सो जस्ट वांटेड टू नो कि कोई ऐसे स्टेप आप बताना चाहते हो जिससे लोग इजीली पैसा बना सकते हैं, बट ये तभी आ सकता है जब आपको 10 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है, कि आप एक राइड गाइडेंस दे सकते हो कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, अगले 5 साल तक कर लो तो हो जाएगा। आप किस में बात करो, स्टॉक्स में बता रहे, म्यूचुअल फंड में बता रहे हो? किसी में भी जो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। देखिए स्टॉक्स में जो लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो लोगों को समय नहीं है, सिंपल है, आपको ना स्टॉक्स में 2 फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला है 15-15-15 15-15-15। 15,000 की SIP 15% के रिटर्न देती है, 15 साल में 1 करोड़ हो जाएंगे। मगर यही फॉर्मूला को ट्विस्ट करते 15-15, लास्ट 15 की जगह 30 करते, तो अगर यही SIP 15,000 की SIP 15% के रिटर्न देती है, 15 साल में ये 1 करोड़ होती है, मगर अगले 15 साल में ये टोटल 10 करोड़ बनाती है।
15 से 1 करोड़ हो जाएगा, 15 से आपके 10 करोड़ हो जाएंगे। ये गोज टू म्यूचुअल फंड। सिंपल है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, हो जाएगा। अगर आपको और जल्दी बनाना है तो ज़्यादा पैसा लगाइए। स्टॉक्स में आपके और ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। अराउंड आपको अगर 20-25% रिटर्न्स मिलता है, 23% के रिटर्न्स मिलते तो और आपके बेसिकली इन्वेस्टमेंट हर 3 साल में डबल हो रही है। बट आपको फिर वहाँ एकदम स्पेसिफिक नॉलेज लगेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए आईटी, बट आईटी अभी मैं खुद भी लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज पता नहीं है नेक्स्ट किंग कौन होगा वहाँ, लीडर सेक्टर लीडर कौन होगा। तो अगर ऐसे किसी सेक्टर में बड़ी गिरावट आती है तो यहाँ अपॉर्चुनिटी होती है और यहाँ ही बड़ा पैसा बनता है। जहाँ आपको सबसे बड़ा डर लगता है वहीं सबसे बड़ा पैसा होता है। वो एक कहावत है ना कि द सक्सेस आई वॉज वेटिंग फॉर वॉज हाइडिंग इन द थिंग आई वॉज कम्प्लीटली अवॉइडिंग टू डू। मतलब सक्सेस कहाँ है? जो चीज़ से आप भाग रहे हो ना वही सक्सेस है। मतलब आप बोलते हैं यार ये नहीं करना, जैसे बहुत लोग कंटेंट क्रिएशन नहीं करना यार, नहीं करना, नहीं, सक्सेस वही है। क्योंकि दिस इज लाइक अनकंफर्टेबल जोन, और पैसा बनता है अनकंफर्टेबल जोन में कितने लोग, बहुत लोग क्या होता है ना कि आई टेल यू, लोग क्यों पैसा नहीं कमा पाते, यू नो, उनका प्रॉब्लम ये है कि बाकी के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं अनसक्सेसफुल रहता हूँ तो। ये मेरा भी प्रॉब्लम था, सोशल वैलिडेशन। हाँ, बट मैंने क्या किया ना, मैंने स्टार्टेड माय सोशल मीडिया ना, तो उन्होंने किसको बताया ही नहीं मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो जब बड़ा होने के बाद बहुत लोगों को मालूम पड़ा तो वो लोग मुझको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आ गए। अभी सोचिए अगर मैं यहाँ फेल हो जाता था तो वो यही लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। तो यू डोंट हैव टू लुक आउट फॉर सोशल वैलिडेशन। करना है, जिसको हंसना है हंसने दो, एटलीस्ट यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट ना। आप क्यों लोगों के, आज तक जो लोगों ने बाकी लोगों के बारे में सोचा, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन्होंने उनके लाइफ में कुछ नहीं किया। जो लोग कूद गए, भले 1-2 बार गिर गए, पर उन्होंने ही उनके एक्सपीरियंस से लाइफ में आगे बढ़े। तो आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है वो क्या बोल रहे हैं, आपको खुद के लिए करना है। इफ आई बी अ फेलियर, सो बी इट, आई डू इट, एटलीस्ट आई नो व्हाट नॉट टू डू इन माई लाइफ। हम लोग यहाँ ही फंस जाते हैं ना बहुत लोग। करेक्ट। थोड़ा सा उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं, दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग, स्ट्रगलिंग, बट दे वांटेड टू मेक 1 करोड़ अ मंथ। उनको क्या एडवाइस दोगे आप? फिर आपका जो बिजनेस का फॉर्मूला वही करना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में इट्स नॉट दैट इजी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज वी डोंट हैव दैट फॉर्मूला, यू नो, वेरी 1 करोड़ हो सकता है। 1 करोड़, देखिए स्टॉक मार्केट, एक चीज समझिए, स्टॉक मार्केट आपके पैसों को, इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए, और अगर जो आपको पैसा कमाना है वो आप बिजनेस में कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में वो टाइप का पैसा नहीं आएगा, आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करेगा, पर वो पैसा नहीं आएगा, वो पैसा आपके बिजनेस से आएगा, एक्टिव इनकम से ही आएगा वो, एक्टिव इनकम से, बिकॉज दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ पैसिव। तो ऐसा नहीं है, आपको बिजनेस से ही जो आप ग्रोथ सोच रहे हो वो आपकी बिजनेस से ही आएगी। 1 करोड़ वाला फॉर्मूला नहीं है जहाँ मंथली हो सकता है। हाँ, जहाँ आप 100 करोड़ लगा रहे हो या 50 करोड़ लगा रहे हो तो 1 या 2% पे आपके 1 करोड़ हो सकते हैं, और लोगों के पास उतना कैपिटल नहीं है। अगर वो वेल्थ जनरेट करनी है तो वो सिर्फ बिजनेस में होगी। 100 करोड़ लगाते हो तो आराम से 1 करोड़ बना सकते हो, मतलब हो जाता है, नॉट अ बिग डील। 50 करोड़ से भी हो जाएगा, बट उतना पैसा होना चाहिए अगर आपको मंथ में 1 करोड़ बनाना है। अगर आपके पास 50 लाख से 40 लाख से और बाद में आप 1 करोड़ का सपना देख रहे हो तो आपको किसी बिजनेस कोच के पास जाना पड़ेगा या खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। वो भी 4 या 5 साल के स्ट्रगल के बाद आपका फिर शुरू होगा। इमीडिएटली पहले खुद बिजनेस कोच का देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में कर रहा है, कि वो करा भी पाएगा या नहीं करा पाएगा। वो खुद कर रहा है कि, इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बाद जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले ये देख लीजिए ये जो पैसा कमा रहा है इसने बिजनेस से कमाया या खुद के ट्रेडिंग से। अगर ट्रेडिंग से कमाया तो उसको, अगर वो 10,000 रुपया मांग रहा है ना, आपके जेब से 1,000 ज्यादा दो, 11,000 दे के उससे कोर्स कराओ, ही डिजर्व्स दैट, बिकॉज उसने कमाया और वो फॉर्मूला लोगों को दे रहा है। अगर वो खुद ही कमाने नहीं रहा है और सिर्फ लाइफस्टाइल दिखा के खींच रहा है तो लोग खुद को उल्लू बना रहे हैं। करेक्ट भाई। SIP क्या एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इजी इन्वेस्टमेंट है, करना चाहिए SIP या नहीं? अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, आप पूल में कूदी मारोगे? नहीं। क्यों? डूब जाओगे, डूब जाएंगे। तो व्हाट इज द बेस्ट वे? स्विमिंग भी तो सीखनी है। करेक्ट। व्हाट इज द बेस्ट वे? आप फ्लोटर्स लेके जाओगे कि चलो जरा फेमिलियर हो जाता हो पानी के साथ। तो SIP वैसे ही है। जब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको स्टॉक मार्केट समझता नहीं है। तो व्हाट इज अ फ्लोटर? फ्लोटर इज लाइक म्यूचुअल फंड्स। तो आपको पता नहीं है, एक ट्रस्ट आपके पैसे मैनेज कर रहा है। उससे क्या होता है, जब तक आपके पैसे समझ आ रही है, 4 या 5 साल के बाद आपको एक बेसिक आइडिया हो जाती है आपको स्टॉक मार्केट में बिहेवियर कैसे रखना है।
तब तक क्या होता है, आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होता है। फिर आपको लगता है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है, ये तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के स्टॉक्स में लगाओ। पर तब तक पैसों का प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। लोग क्या करते थे, सीधा स्टॉक मार्केट में घुसते, लॉस करते, बाद में उनको लगता है ये सट्टा है। ऐसे नहीं होता। तो म्यूचुअल फंड इज लाइक अ फ्लोटर, गो वाया म्यूचुअल फंड। आपको लगा कि यार रिटर्न्स भी अच्छे, मेरे पैसे भी बन रहे हैं, चलो स्टॉक की तरफ देखते हैं। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे मेरा वीडियो बनाना शुरू कर दिया, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, वीडियोस भी अच्छे खासे व्यूज़ ये कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो पॉडकास्ट भी कर लेता हूँ। एक स्लो स्टेप था। अभी मैं राज शमानी को या मैं डिजिटल धैर्य को देख के मैं पॉडकास्ट शुरू कर दूंगा, यार अपन तो स्केल कर देगा, ऐसा नहीं होता ना। कितने आज पॉडकास्ट फेल हो रहे हैं, आप जाके यूट्यूब पे देखो, बहुत फेल हो रहा है। आई विल टेल यू 99% आर फेलिंग, सिर्फ 1% सर्वाइव कर रहा है। दिस इज अ फैक्ट। आप जाके सिर्फ देखो, क्योंकि क्या होता है, जो फेल होते कभी भी वो ट्रेंडिंग में नहीं आते या कभी भी आपके फीड में दिखाई नहीं देते हो, क्योंकि वो देखा देख में काम कर रहा है ना। दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस कि अब क्या चल रहा है करंटली। अब मोस्टली लोग पॉडकास्ट में पता क्या करते हैं कि ठीक है, सामने एक बंदा आके बैठ गया, उससे क्वेश्चन करना है तो शायद वो चल जाएगा। हाँ, ऐसा होता ऐसा ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप पॉडकास्ट भी अब इतने मैच्योर फेज में पहुंच गया है एक्चुअली। अभी लोगों की टेस्ट बदल गई है, दे वांट स्पेसिफिक। अगर उनको वैल्यू नहीं मिलेगी ना पॉडकास्ट में, ही विल गो आउट। अगर पॉडकास्ट में वैल्यू मिलेगी तो 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट पूरा देखेंगे वो, पूरा देख के जाएंगे और शायद आपके वो कस्टमर भी बन जाएंगे उसके बाद। यस यस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लोग देखा देख में चीजें स्टार्ट करते हैं ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अभी धीरे धीरे मुझे लग रहा है सोशल मीडिया भी ना मैच्योर हो रहा है। वो देखा देखी से अभी लोग वैल्यू ढूंढना शुरू कर दिया अभी धीरे धीरे। मतलब वो पहला देखा देखी था, वायरल क्या हो रहा है, ये बंदा अच्छा है, बट अभी क्या लोग देख रहे, वैल्यू किधर मिल रही। तो दे हैव बिकम वेरी स्पेसिफिक हुम टू फॉलो, किसका मुझे सुनना है। दे आर वेरी चूजी, मतलब जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। हाँ। और ये लोग अभी धीरे धीरे करके हम लोग सोशल मीडिया नेक्स्ट फेज में जा रहा है। और बाकी के जितने भी पॉडकास्टर थे, मैंने जैसे आपको बताया, दिस इज नॉट माय मेन बिजनेस, और मैं भी पॉडकास्टर बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। दिस इज द ओनली थिंग कि मुझे इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आता है, कि भाई उनकी चीज़ें जानने को मिलता है कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या मैं इसमें से क्या इनपुट ले सकता हूँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर किसी को देख के कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि उसके नीचे 1000 फिल्टर लगे होंगे। वो वहाँ बैठा है, उसको पता है कि क्या चीज़ पूछनी है, किसको बुलाना है, कब रिलीज करना है, क्या चीज़ करनी है। देयर आर मल्टीपल फिल्टर्स। अगेन, आप पॉडकास्ट बनाते हो तो आप अगर 1 साल में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आपने इतने सारे पॉडकास्ट किए, आपका मोटिवेशन भी तो रहना चाहिए ना। जो प्रॉपरली एक गोल लेके सेट करता है, उसे पता है मुझे इतना करना है, ये करना है, इतना खर्चा होने वाला है, ये चीज़ होने वाली है, तो वो लोग ही सर्वाइव कर पाते। बेसिकली क्या होता है ना, सोशल मीडिया पे जब लोगों को व्यूज़ नहीं मिलते ना, तो 1 साल के ऊपर कोई भी सस्टेन नहीं कर पाता। करेक्ट। उसका मोटिवेशन ही नहीं रहता है। तो इसीलिए अभी भी मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया इज गोइंग इन अ राइट ट्रेंड वेयर पीपल हैव स्टार्टेड टू लुक आउट फॉर अ वैल्यू रादर देन कंटेंट। लोग अब और समझदार भी हो गए, उनको पता है कि कौन ऑथेंटिक है, कौन ऑथेंटिक नहीं। हाँ, नहीं, उन्होंने भी इतना मार खाया कि उनको मालूम पड़ गया यार, पता लग गया, नहीं, ये गलती वापस नहीं करनी। हाँ, तो उनको पता है कि रिसर्च पूरा मोड करके जाना है, उसके बाद देखेंगे इसका कंटेंट अगर देखना है तो। नहीं, 100%। या भाई, सो वन मोर थिंग, अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, सारी चीज़ें, या इन्वेस्टिंग के अंदर भी एज ए इन्वेस्टर, वो अपनी 50 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, बट उनको काम नहीं करना, दे जस्ट वांटेड टू रिलैक्स। पर वो 50 साल तक बिना पैसों की टेंशन लिया कुछ भी करे, वो कैसे कर सकता है? एट द एज ऑफ 50 वो रिटायर्ड कैसे हो सकता है? ओके, टेक दिस सिंपल फॉर्मूला। इफ यू स्टार्ट एट द एज ऑफ 25 एंड यू वांट टू रिटायर बाय द एज ऑफ 50, तो आपके पास 25 साल है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? अगर आप 37,000 रुपीज़ की कुछ SIP करते हो, 37,000 रुपीज़ की, तो एट 15% यू वुड बी क्रिएटिंग अराउंड 10 करोड़। 25 साल में अभी 37, अभी मुझे पता है कि लोगों के पास 37,000 नहीं रहेंगे। आप 10,000 से करो, 15,000 से करो, धीरे करके स्केल करो। आप 37,500 की SIP करते हो, 15%, 25 ईयर्स, यू आर रीचिंग एट 10 करोड़। 10 करोड़ अगर आपके पास हो जाते तो हर महीने आप 6 से 7 लाख तक जिंदगी भर ले सकते हो। और ये जो 10 करोड़ है ना, ये भी बढ़ते रहते हैं। ये मैजिक है। अभी कैसे हाँ, कंपाउंडिंग कैसे बढ़ते, देखिए, जो अभी समझे कि 10 करोड़ मैंने इन्वेस्ट किया और मैं विड्रॉ कितना कर रहा हूँ, 6 लाख रुपए कर रहा हूँ, यानी साल के कितने हो गए, 7,20,000। 7,20,000 विड्रॉ कर रहा हूँ, तो यानी 1 करोड़ से 7,20,000 को माइनस कर लीजिए, राउंड फिगर के लिए 93 लाख आपके पास बचे। पर 93 लाख 10% से ग्रो हो रहे, तो आपके पास कितने आ रहे, 9,30,000 आ गए।
आपने विड्रॉ कितने किए थे साल में? 7,20,000, यानी 2 लाख एक्स्ट्रा हो गए ना। तो ऐसे करके आप विड्रॉ करने के बावजूद आपके पैसे ग्रो होते हैं और जिंदगी भर आप बिना इन्फ्लेशन का टेंशन लिए कर सकते हो। इनफैक्ट मेरा भी यही प्लान है। आई एम टेलिंग पीपल कि स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी आप शुरुआत करोगे उतना जल्दी रिटायर कर पाओगे और आपके पास पैसा है। देखो, ऑब्जेक्टिव लाइफ में ये नहीं होना चाहिए पैसा कमाना है, हाँ पैसा कमाना पर मजा लेके कमाना है, पैसे को चेज नहीं करना है। अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो और आप पैसे को चेज कर रहे हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो और मजा ले रहे हो और उसके बाद चेज कर रहे हो तो आप एंजॉय कर रहे हो, बिकॉज फिर आप इसे ज्यादा समय सस्टेन कर पाओगे। बिकॉज आई एंजॉय डूइंग पॉडकास्ट। मेरा पैशन है कि ये सवाल मैं गेस्ट को पूछूंगा, उसके जबान से ये वाला आंसर मुझे चाहिए, ये क्या सही आंसर दे रहा है। अभी आप इंटेंट से आते हो, ना कि अरे आज पॉडकास्ट है क्या, ये सवाल पूछ ले खत्म। ना ऑडियंस को वैल्यू मिलती है ना मुझे। तो जब आपका इंटेंट सही जगह पे होता है ना, तो ये आप चीज को सस्टेन, आप डिफिकल्ट टाइम को फेज आउट कर लेते हो। करेक्ट। तो ये चीज़ है, इसलिए आप 25 में शुरुआत करो, 50 में आराम से रिटायर हो सकते हो। 10 करोड़ है, अभी आपको नंबर को चेस करना है तो नंबर को चेस कर सकते हो, बट नंबर को चेस करते हो लाइफ को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लाइफ को मिस कर रहे हो नंबर को चेस करने में, फिर क्या होगा, मरेंगे, भगवान ऊपर जाएगा, हम लोग भगवान के पास जाएंगे, भगवान बोलेगा जन्नत कैसी थी, तो हम लोग बोले मैं जन्नत ढूंढने तो यहाँ आया, भगवान वाला अरे नहीं नीचे था, आप क्या कर रहे हो, मतलब आई लॉस द मोटो। सोचो ना, अगर भगवान के पास हम लोग जाएंगे, भगवान बोलेगा जन्नत कैसी थी, आप क्या बोलोगे? स्कैम हुआ मेरे साथ तो, अरे मैं तो आपके यहाँ जन्नत ढूंढने आया, नीचे था। भगवान यही बोल रहा है लाइफ को एंजॉय करो। तो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, हमको हमारी जो डेली ड्यूटीज करना इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर जिंदगी, मैं यहाँ से जब नोएडा से गाजियाबाद से यहाँ मेरठ आया, आई टेल यू आई एंजॉयड द ड्राइव। मैं बाहर देख रहा था कैसे लोग है, खेत दिख रहे, तो ये मेरे लिए जो 1.5 घंटा था ये बहुत अच्छा था। अगर 1.5 घंटे में वही मैं ये ना यार क्या कब का फ्लाइट पकड़ना वापस जाना, नहीं, आई वॉज ट्राइंग टू लिव द मोमेंट। तो मैंने आते ही मैडम को बोला मजा आया मुझे मेरठ में, अच्छा लगा, आई फील गुड अबाउट इट। मुंबई के हसल बसल से मुझको मेरठ अच्छा लगा। तो पॉइंट क्या, वो 1.5 घंटे में मैंने मेरी लाइफ जी। तो लाइफ जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करो, अगर आप लाइफ नहीं जीते, मतलब सी यू वोंट हैव, सब दिन आपके हिसाब से नहीं जाएंगे। जब बुरे दिन रहते, बट मेरे बुरे दिन में यू नो व्हाट इज द बेस्ट मोटिवेशन, आज घर में खाना क्या बना है, दिन तो खराब हो गया, जो चाहिए था रिजल्ट नहीं आया, जो चाहिए था कंटेंट मैंने क्रिएट नहीं किया, पर मेरे एक ही मोटिवेशन रहता, घर में खाना अच्छा मिलना चाहिए, दैट इज द मोटिवेशन। और घर में खाना अच्छा मिल जाता है तो आई एम वेरी हैप्पी। सो बेसिकली द वे आई लुक एट माई डे इज दैट आई डू माई हार्डवर्क। अभी मैच्योरिटी आ गई है तो मैं रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करता, सिर्फ मैं ऑनेस्टली खुद से ये सवाल पूछता हूँ, क्या मैंने मेरा बेस्ट दिया, जो मैंने हो सकता था वो किया। अगर मैंने किया और रिजल्ट नहीं आया तो आई ट्राई फॉर 1 मंथ एंड देन आई ट्राई व्हाट विल डू दैट, मैं बाद में चीज़ों के ऊपर फिर से फोकस करूँगा। बट मेरा फोकस ये रहना चाहिए कि मैंने जो चाहिए वो किया है क्या। अगर नहीं किया तो आई शुड बी हैप्पी, आई शुड बी अनहैप्पी। अगर मैंने किया और उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो आई कीप ऑन डूइंग इट, लेटर आई चेंज माई टैक्टिक्स। सुबह जब उठता हूँ तो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास होता है, आज आपने मुझे ये दिन बताया, मगर द मोमेंट मैं घर के बाहर निकलता हूँ भगवान के ऊपर से मेरा विश्वास उठ जाता है कि मुझको खुद देखना है, मुझे खुद मेहनत करना है। और फिर से जब घर में जाता हूँ तो भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि आज का दिन अच्छा था। पर काम करते वक्त मैं भगवान को ज़रा भी याद नहीं रखता। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। एक बंदे को सीरियसली इन्वेस्टिंग किस एज से चालू कर देनी चाहिए? एज अर्ली एज पॉसिबल, 19-20 से, अब 18 के बाद आप शुरू कर लीजिए। मगर आप 100-500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, पर इन्वेस्टमेंट से फोकस आपको लर्निंग के ऊपर करना है। देखिए यही गलती करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, सीधा पैसा लगाते हैं और ये सोचते हैं यार कोई तो मुझे पैसा बना के देगा। नहीं, आपको आपके पैसे का ध्यान रखना है। तो जब आप 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ लगा रहे हो, जब आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं, 1000-2000 रुपये लगा रहे हो, तो आपका फोकस लर्निंग के ऊपर होना चाहिए, अर्निंग के ऊपर नहीं। आप अर्निंग के ऊपर फोकस करोगे तो आपका फोकस ही गलत है। यानी एक बंदा जो हेल्दी है, मोटा नहीं कह सकता, हेल्दी है, उसका टारगेट है कि मुझे 6 पैक्स बनाने और 2 महीने में बनाने। अभी ये जो उसने फोकस रखा है, इसमें प्रॉब्लम क्या बताया, वो ऐसी सब चीज़ें करेगा 6 पैक बनाने के लिए जो उसके बॉडी के लिए हानिकारक होगी। तो आपको 6 पैक्स बनाने, आपके बॉडी के टाइप्स के हिसाब से आपको समय भी देना है। अगर आप ओके हो तो कम से कम आपको 1-1.5 साल देना है, तो अब आपके नेचुरली 6 पैक बनेंगे। आप मोटे हो और आपको 6 महीने में 6 पैक बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, वेट लूजिंग, इंजेक्शन मारोगे, इससे आपका नुकसान होने वाला है। तो
तो आपको फोकस किधर करना है? आपको फोकस पहले लर्निंग के ऊपर करना है, फिर अर्निंग के ऊपर। हम लोग बेसिकली अर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, लर्निंग के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करते और यहाँ ही फंस जाते हैं। करेक्ट। या आपको ऐसे व्यक्ति को हायर करना है जिसको पता है क्या है, जो आपको ठीक से गाइड कर सके। मुझे लगता है सबसे बढ़िया जो लोग बोलते हैं ना कि भाई चीज़ें जल्दी कैसे होंगी, उसका क्या शॉर्टकट है? भाई मेंटोर बना लो, सबसे बेस्ट शॉर्टकट। नहीं, आई टेल यू मेंटर, मैं पहले ये ओपिनियन का था नहीं, बट आई टेल यू मेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको वो सब बताता है जो आपको आइडिया नहीं है और आपसे सर्वाइव। सी मेंटर का क्या होता है ना, हम लोग क्या है ना, हम लोग अभी रोड के ऊपर है और हम लोग आजू बाजू में दिख रहे हैं, आजू बाजू में बिल्डिंग है, क्या है। मेंटर कैसे होता है ना, वो एक हाई ऊपर की जगह पे होता है, तो उसको ठीक से मालूम पड़ता है भाई यहाँ से जाओगे ना आगे गड्ढा है, आपको दिख नहीं रहा है पर आगे गड्ढा है, मुझे दिख रहा है। तो मेंटर होना बहुत है, क्योंकि वो उस गड्ढे से निकल के आया ना, उसको पता है कि इसको बचाना है। नहीं, मेंटर होना बहुत, आई बिलीव मेंटर होना आज के डेट में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास एक तो बिजनेस कोच या मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल करना है तो माइंडसेट कोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आपका जो काम है, एक वो मेंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका एक हेल्थ का मेंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 3 मेंटर है ना, आप आई टेल यू हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग ये चीज़ को इग्नोर करते हैं। हेल्थ मेरे लिए, देखिए सबसे पहले उठता हूँ ना सुबह, मेरा पहला होता है कि 6 o'clock आई एम इन द जिम। बस भाई मैं कितना भी पैसा कमा लूँ, अगर मैं चला गया तो पैसे का फायदा क्या है? करेक्ट। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने शरीर से पैसा बना लोगे, लेकिन एक बार शरीर खराब हो गया ना, वो सारा लेके चला जाएगा। नहीं, और सेकेंडली क्या होता है ना, अगर आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आप नहीं खा सकते, आप जी नहीं सकते लाइफ को। ये आप बराबर बोला, जी नहीं सकते, बिकॉज लाइफ जीना बहुत इंपॉर्टेंट। डायबिटीज है यार, नहीं ये नहीं खाते हैं आज, तो फायदा नहीं है पैसे का। फिर हाँ, कोई फायदा नहीं है। मतलब आप क्या करोगे? आप गुलाब जामुन नहीं खा सकते, क्या फायदा? मतलब आपके पास पैसे और आप गुलाब जामुन नहीं खा सकते, इससे बड़ा एक करोड़पति के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा कर्ज नहीं हो सकता ना। आपके पास मर्सिडीज है पर आप बोल रहे हो मुझे गुलाब जामुन खाना है। अरे यार, वो उसके पास कुछ पैसा नहीं, वो खड़ा रह के 4 एक साथ ढकेल रहा है और मैं एक खा नहीं सकता। इससे बड़ा बदनसीब कोई हो नहीं सकता। करेक्ट भाई। कॉमन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? मतलब बहुत, देखो मेरे लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे आपने बोला ना खाना अच्छा होना चाहिए, तो मेरे लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को लोग सुन के, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, वो बोलते हैं घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट करता है कि भाई खरीद लेना चाहिए, अगर इफ़ यू हैव अ मनी, और इतना कि तुम्हारे पास बैकएंड में भी पैसा है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें तुमने उसमें ही झोंक दी है। मतलब मेरा रूल है, एटलीस्ट 10x अगर आपके पास है, देन इन्वेस्ट, खरीद लो। मैं आपसे 100% अग्री करता हूँ, पर यहाँ एक सवाल है। आप जो घर खरीद रहे, घर की 2 रिक्वायरमेंट्स होती, एक कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से घटिया चीज़ नहीं हो सकती और कंजम्पशन से बेटर चीज़ नहीं हो सकती। कंजम्पशन किसके लिए? अगर आप वो घर में रह रहे हो तो वो फिर एसेट नहीं है। देखो एसेट किसको कहते हैं? जो आपको रिटर्न देता है। आप जब घर में रहते हो वहाँ से रिटर्न्स नहीं मिलते, वो इमोशनल वैल्यू है, और इमोशनल वैल्यू के लिए हम लोग जीते। होली, दिवाली, सुख दुख, बर्थडे, शादी घर में होती है। घर एक इमोशन है। आप कितना भी बड़ा घर खरीद लो, जो छोटे घर से शुरुआत की, अगर आप वो गली में जाओगे ना, घर के ऊपर पक्का जाके नजर मारोगे, आप आपकी लाइफ को फिर से जीने की कोशिश। मैं तो वहाँ जाता हूँ जहाँ मैंने पहले नौकरी करी थी, जॉब करता था, मैं उन्हीं गलियों में जाके देखता हूँ कि अच्छा मैं यहाँ से आता था। नहीं, आई यूज्ड टू वर्क इन लोअर परेल, तो मैं लोअर परेल में जाएगा तो आई मेक श्योर दैट आई गो टू फिनिक्स मॉल, बिकॉज मैंने मेरी लाइफ की वहाँ से शुरुआत की थी। तो ये जो चीज़ है ना, देखो इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। घर की इमोशनल वैल्यू बहुत हाई है। अच्छा घर होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, होना ही चाहिए। मगर जब आप इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हो, इन्वेस्टमेंट में क्या देखते हो? रिटर्न देखते हो। अभी आप ये घर में रहते हो तो बेस्ट घर होना चाहिए। क्यों नहीं यार, मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। पैसा, आई डोंट वांट टू डाई रिच, आई वांट टू लिव रिच। डिफरेंस है, राइट? तो मैं अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट में इतनी खास वैल्यू नहीं है। मतलब जहाँ से मैं रेंट एक्सपेक्ट करता हूँ, प्रोवाइडेड कुछ सिटीज़ में जो ग्रोइंग सिटीज़ हैं वहाँ आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। मगर मेट्रोस लाइक मुंबई, रेंटल यील्ड आर लाइक 2.53%, उससे बेटर रिटर्न्स आपको एफडी दे रही। तो घर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत खराब ऑप्शन है व्हेन इट कम्स टू मेट्रोस। डिपेंडिंग, अगर कोई एक जगह नया हाईवे निकल रहा है तो वहाँ 3-4 गुना हो सकता है, वहाँ की बात अलग है। बट व्हेन इट कम्स टू मेट्रोस,
इट्स अ पथेटिक इन्वेस्टमेंट, बट व्हेन इट कम्स टू योर हाउस इट्स अ फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट. तो ये चीज डिफरेंस समझना चाहिए, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, 3-3, 4-4 घर खरीदते हैं और उसको ना इमोशंस के साथ कंफ्यूज करते हैं. नहीं, अभी व्हेन आई मूव फ्रॉम माई 1 BHK to 4 BHK, आई इमीजिएटली सोल्ड माई 1 BHK बिकॉज वो फिर मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, वहाँ से मेरा रिटर्न आने लगा. तो मेरे माई मॉम वाज यार रेंट ले लो ना, क्यों बेच रहे हो. तो मम्मी को मैंने सिंपल बोला, देखो एग्जाम्पल, अभी मैंने 85 lakhs में बेचा और मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए अज्यूम करता हूँ मैंने 1 करोड़ में बेच दिया. तो मम्मी को पूछा, मम्मी यहाँ 1 करोड़ का डबल होने के लिए मुंबई में कितना समय लगा. तो शी वॉज लाइक 15 years, शी वॉज बैंग ऑन. तो मम्मी को बोला, मम्मी यही 1 करोड़ अगर मैं 15% से ग्रो होता हूँ तो हर 5 साल में मेरा पैसा डबल होता है. यानी 5 साल में 1 के 2 हो जाएंगे, 10 साल में 2 के 4 हो जाएंगे और 15 साल में 4 के 8 करोड़ हो जाएंगे. आप बोल रहे हो 2 करोड़ हो जाएंगे, चलो बेस्ट के सिनेरियो में 3 करोड़ हो गए, 4 करोड़ हो गए. यहाँ मेरे कितने हो रहे हैं? सो when it comes to an investment, it's a bad investment depending on which city you are making an investment. But when it comes to an emotional investment, घर हो ना ही चाहिए कॉम्प्रोमाइज. जो लोग बोलते हैं कि सब कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करो, अरे भाड़े के घर में रहते हो, खुद के घर में जीते हो. जीने और रहने में फर्क है. तो घर खुद का होना ही चाहिए. इन्वेस्टमेंट के लिए डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पैसा लगा रहे हो, मेट्रोस में तो सेंस ही नहीं है. ठीक है, अमेजिंग. मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सहमत हूँ. हाँ, इसीलिए मैंने क्लियर किया. मैंने इसलिए पहले भी ये सवाल इसलिए बोल दिया था कि मैंने अपना घर खरीद लिया, ये वाला फ्लोर पूरा मेरा है, इससे नीचे वाला फ्लोर पूरा मेरा है, हम बहुत आराम से रह रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि सामने आपने देख लिया होगी कितनी हरियाली है. नहीं, वाइब अच्छा आता है. देख लीजिए क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट घर क्या होता है, आपको क्या फीलिंग देता है. मेरी यार, कल मेरा बिजनेस नहीं चलेगा ना, मेरे को मेरे घर से कोई निकाल नहीं सकता. करेक्ट. ये होनी चाहिए. हम अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे सब नहीं रेंट से लो. भाई मैंने देखो, घर खुद का होना चाहिए. बीवी भाड़े से नहीं ला सकते, घर भी भाड़े, बिकॉज घर इमोशन है ना. आप बच्चे, बीवी, माँ बाप भाड़े से नहीं ला सकते, उसमें घर भी आता है बिकॉज वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है. आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, इसके बाद जो एक्सटेंडेड फैमिली होता है वो घर होता है. तो घर का इमोशनल वैल्यू बहुत हाई है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. हम लोग बहुत अटैच्ड होते, तो होना भी चाहिए. पर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ फिर आपको फाइनेंस का लॉजिक लगाना है. पर खुद का घर, भाई पहला घर खरीद लो, बिकॉज आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपके पास आपकी यादें रहेंगी, आपका पैसा कुछ काम नहीं आएगा. बिकॉज तब तक आपको मालूम पड़ा है यार इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मैंने बना तो लिया, ठीक है अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर आप कौन से बेसिस के ऊपर जियोगे. आप होली में आपके पुराने बच्चों के साथ आपने कैसे टाइम बिताएगा वो याद करोगे. तो वो वैल्यूज क्रिएट करनी है. आपके बच्चे जब आएंगे तो घर देखेंगे, क्योंकि मेमोरी रह जाती है, कुछ नहीं रहेगा. बिकॉज ये चीज़ है ना, आई टेल यू, मुझे ना 1.5 साल पहले मालूम पड़ी कि मैं बोला, एक व्यक्ति थे रिटायरमेंट के आसपास, तो बोला मेमोरीज ना बहुत इंपॉर्टेंट. बोला सर आप क्या बोल रहे हो. अरे केतन तुझे पता नहीं, जब बूढ़ा होएगा तब मुझे मालूम पड़ा. मुझको क्लिक हो गया, भाई ये आदमी ने मुझको ज्ञान दे दिया. मैं लाइफ में बहुत बड़ी गलती करने वाला था. उसने ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ 1.5 मिनट का था, बट मैंने ना चीज़ को पकड़ लिया, मेमोरीज बनानी है. मैं समझ गया, क्योंकि ये ना स्कैम हो जाएगा अगेन. वो मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान को बोले जन्नत किधर, भगवान बोला नीचे था. तो बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं बोला पैसा किधर है, वो मेमोरीज बनाना था. तो मैं बोला नहीं यार मेमोरीज बनानी है. तो उसके बाद फिर मैंने लाइफ को अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया. जैसे मैं आ रहा था मेरठ में, मैं वो खेत देख रहा था, लोगों को देख रहा था, कैसे लोग आराम से चल रहे हैं शांति से. तो मैं मेरी मेमोरीज बना रहा है. अभी शायद किसके लिए वैल्यूबल नहीं होंगी, मेरे लिए वैल्यूबल है. तो लाइफ जीने का तरीका है. उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. लाइक किसी का बजट 20,000 है और आप उसको 3 स्टेप में बहुत इजी वे में बताना चाहते हो कि कैसे करना है, क्या करना है. अगर आपका बजट 20,000 है तो आप 4 म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो. अग्रेसिवली कर सकते हो. मिड कैप में 25% लगाओ, स्मॉल कैप में 25% लगाओ, 25% वैल्यू कॉन्ट्रा फंड्स में लगाओ, 25% मल्टी एसेट में लगाओ. मल्टी एसेट का एडवांटेज होता है आपको गोल्ड सिल्वर मिलेगा. आप जब आपकी एज 35 के एज ऊपर जाएगी तो आपको आपका एलोकेशन चेंज करना है. बिकॉज ये जो एलोकेशन बना बहुत ही अग्रेसिव बना, और आपका मिनिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए 7 से 10 साल. उसके पहले आपको पैसा नहीं निकालना, बिकॉज बहुत समय ऐसा रहेगा जहाँ 2-3 साल तक आपका पैसा नहीं बनेगा. थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन पे बात कर लेते हैं इसी चीज़ को कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना अकॉर्डिंग टू यू. म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है, बिकॉज एक म्यूचुअल फंड नहीं कहीं करके 50 से 100 स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ सेफ्टी हो जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड भी हो गया, रियल एस्टेट भी हो गया, काफी सारी चीजें आती हैं. रियल एस्टेट में मैं इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखूंगा, अनलेस एंड अनटिल मुझे ग्रोथ है. जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला गोल्ड,
गोल्ड होना चाहिए। तो मल्टी एसेट के थ्रू मैं अभी देखिए, मल्टी एसेट के थ्रू जब मैं गोल्ड खरीदता हूँ, एडवांटेज क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, जब इनको लग रहा है ना गोल्ड बहुत ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड को सेलिंग करके पैसा ना अपना मूव करते हैं इक्विटी की तरफ। इनको जब लगता है इक्विटी बहुत ऊपर जा रहा है तो वो रिबैलेंसिंग करती है, और ये सब गोल्ड सेल बाई सेल करते हैं, इसमें हमको कोई भी टैक्सेस नहीं लगता। तो फिर मैं गोल्ड बाय कर रहा हूँ मल्टी एसेट के थ्रू, तो मुझे लग रहा है मल्टी एसेट इज द बेस्ट। तो अगर आप 20,000 की SIP करते, 4 फंड्स मोर देन इनफ है। जैसे आपकी एज बढ़ जाती है तो आपको रिस्क कम करना। अभी ये जो डिस्क्लेमर दूंगा, ये बहुत हाई रिस्क पोर्टफोलियो, और टाइम फ्रेम अगर 7 साल के नीचे है तो आपको ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बनाना। मिनिमम आपको 7 साल देने, बिकॉज वहाँ क्या होता है कि अभी जैसे 1.5 साल में रिटर्न्स नहीं बने तो लोग पैनिक आउट हो जाएंगे, या जो लोग ने 1.5 साल के लिए पैसा लगाया तो उनके तो पैसे नेगेटिव आ गए ना। इसीलिए टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम से क्या होता है, आपकी अनसर्टेनिटी जो होती है ना वो मैनेज हो जाती है। जितना लंबा पैसा लगाओगे उतना आप शांति से जी पाओगे। जो बूढ़े अंकल थे जिन्होंने बोला कि केतन मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इसी तरीके से आपको 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, जो यंग लोग हैं वो एक बड़ी और कॉमन मिस्टेक क्या कर रहे हैं और आप उनको क्या बताना चाहते हो? फटाफट पैसा कमाना, डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ना उनका दोष नहीं है, ये हम सबका दोष है जी, बिकॉज हम जब वो फेज में थे ना, हमको सबको फटाफट पैसा बनाना था। तो ये चीज़ से ज़रा दूर रहना, ये मैच्योरिटी आने के लिए टाइम लगेगी। और जब हम लोग फटाफट, अभी मुझे मेरठ से गाज़ियाबाद जाना है, मुझे ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा लगेगा, पर अगर मुझे 1 घंटे में जाना है तो आप क्या करोगे, गाड़ी तेज से चलाओगे। अभी तेज़ी से चलाओगे तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है। एग्जैक्टली यही गलती हम लोग करते, तेज़ी से पैसा बनाने की कोशिश करते, वो चक्कर में हमारे एक्सीडेंट हो जाते हैं एंड वी लूज ऑल द मनी। तो ये आपको नहीं करना। और ये ना एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, वो एज ग्रुप की गलती है। मतलब मैं कहाँ बोलूँ कि आपने वो गलती, मैंने भी वही गलती की। उनको धैर्य रखना पड़ेगा पैसे बनाने के लिए। ओके भाई, सो एक और सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और मुझे नहीं लगता ये चीज़ ऐसी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारी वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो बोल रहे हैं वॉर की वजह से लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा बहुत फ़र्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं इसी चीज़ पे आता हूँ, इस चीज़ के ऊपर मुझे नहीं लगता ऐसा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि कोविड आया था, लोगों ने कहा 10 साल पीछे हो गए, 20 साल पीछे हो गए, लेकिन आई थिंक मार्केट तो बहुत तेज़ी से ही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? आपको जब पता ही था तो मुझे क्यों पूछा? नहीं, आपने एकदम परफेक्ट जवाब दिया। मतलब जो मुझे कवर करना था। सी बेसिकली क्या होता है ना, जब हम लोग वो सिचुएशन में रहते हैं ना, हम लोग सिचुएशन को बहुत एक्सट्रीम में लेके जाते हैं। ये हमेशा होता है, कोविड के समय ये हुआ। और देखिए वॉर ना, अब मैं आपको वॉर की हिस्ट्री बोलूँ, जब से यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर बन गया तब से वॉर चालू है। पहले इन्होंने वियतनाम किया, बीच में शांति थी, बाद में इन्होंने मिडिल ईस्ट में किया, गल्फ वॉर शुरू हुआ 1992 में। गल्फ वॉर के बाद इन्होंने इराक किया, ईरान अभी किया, लीबिया किया, जितना रशिया यूक्रेन हुआ। तो आप देखते हो ना, हर 5 साल में वॉर होता है। मार्केट 5 साल में किधर है, पीक पे। तो ये क्या हो रहा है ना, हम लोग बहुत एक्सट्रीम जजमेंट ले पाते जब हम लोग वो इसमें रहते। आज के डेट में अगर बोलोगे ना यार मार्केट यहाँ से और 10% गिर जाएगा, बिकॉज वो हम लोग सिचुएशन का प्रेशर इतना होता है, वो मोमेंट में हमको लगता है यार ये कुछ भयानक हो सकता है। बट आपको जूम आउट करके देखना है। जैसे आपका कोच होता है, कोच क्या करता है, आपको गाइड करता है ना, तो जूम आउट करते तो आपको क्या मालूम पड़ जाता है, यार नहीं ये पहले भी हुआ है। तो एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे मैं 20 साल से हूँ, मैं जूम आउट करता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कोविड का सिचुएशन कुछ नहीं था। 2008 में जो लोगों ने मार खाया ना स्टॉक मार्केट में, आज भी मैं डर जाता हूँ। मैं बोलता कोविड वॉज ईजी यार। जो लोगों ने 2008 देखा, 1.5 साल तक मार्केट ने रिकवरी नहीं दी। 58% निफ्टी गिरा था, स्टॉक्स 80-90% गिरे थे। कैन यू इमेजिन? आपने 10 लाख जगह लगाया, 8 लाख हो गया, अभी 2 लाख निकालने का मन भी नहीं है। मतलब आप क्या करोड़ निकाल गए। कोविड में ये हाल नहीं था। कोविड में इमीजिएटली, मतलब जो शायद मार्च में सो गया और मैं जो सितंबर अक्टूबर में उठ गया, बोला यार मार्केट तो वही का वही है, कहाँ कुछ हुआ है। करेक्ट। बिकॉज टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो आप जब जूम आउट करते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। आज आप क्या बोल रहे हो, अरे कोविड का मौका मिलेगा ना यार, पैसा लगा दूंगा। फिर से मौका मिला है, छोटा वाला लगा दो। करेक्ट। ये आंसर आई थिंक सब लोगों को पता है। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल लोग पागल कब होता है, गोल्ड के रेट बढ़ गए, अरे गोल्ड के रेट बढ़ते जा रहे। वो फोमो है। हाँ। वो दूसरे की बीवी बहुत अच्छी है, अरे आपके ऊपर फोकस कर। देखिए, आप अगर दूसरे की बीवी को सुंदर दिखेगी ना, आपकी बीवी में आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा। करेक्ट। ये फोमो है। दूसरा क्या, देखिए इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। हम लोग क्या प्रॉब्लम होता है पता है हमको ना,
पैसा कमाने, अगर ज़िंदगी में आपको शांति चाहिए ना, आप लाइफ के कौन से स्टेज में हो आपको समझना चाहिए और आप कौन से जनरेशन में होते हो। जो फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर होते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। क्यों? उनका 4, 5, 6 लोग होते एक फैमिली में, उनका खुद का घर मकान नहीं होता, रेंट से रहते, तो उनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मकान बनाएंगे यार। उनका लाइफ का गोल ही मकान बनाना होता है। अंबानी के लड़के का नहीं है। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ। देखिए, अभी मैं स्टेज को क्लियर करता हूँ। तो उनका जब अभी ये बंदा ना लाइफ में मेहनत करके सब पैसा डाल के मकान बनाएगा, कुछ गलत नहीं है, इज राइट। आप ये इसका फोकस अगर ये सेकेंड जनरेशन के ऊपर डालेगा, जिसके उसका फ्रेंड है जिसके अच्छा मकान है, कोठी है, वो आईफोन ले रहा है, अभी ये बोलता है यार मेरे दोस्त ने आईफोन लिया, मुझे भी आईफोन लेना है। आप कौन से जनरेशन में? आप फर्स्ट जनरेशन में। आप नीड कौन से जनरेशन वाले को देख रहे हो? सेकंड जनरेशन वाले। क्योंकि वो आईफोन ले सकता है, क्योंकि उसके डैड ने मकान बना के रखा है। उसकी प्रायोरिटी मकान बनाना नहीं है, उसके 2 वक्त का घर का खाना आता है, प्लस वो बाहर जाके अफोर्ड भी कर सकता है। जब फर्स्ट जनरेशन वाला सेकेंड जनरेशन की लाइफ जीना शुरू कर देता है, तब फोमो हो जाता है, तब प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमको हमारी हैसियत, हमारी औकात और हमारी सिचुएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपका बच्चा सेकेंड जनरेशन वाला होगा। अभी सोचिए, धीरू भाई अंबानी अगर पैसा कमाने के बाद इमीडिएटली रोल्स रॉयस लेके घूमते थे, तो आज इनके बच्चे को ना रोल्स रॉयस मिलती थी, ना रिचर्ड मिल मिलती थी। फर्स्ट जनरेशन ने बहुत मेहनत की, ऑफकोर्स वो लग्जरी में जी रहे थे। मैं हमारे क्या बोलते हैं, लोअर क्लास या मिडिल क्लास से कंपेयर नहीं करूंगा, पर उन्होंने पैसे को संभाला। सेकेंड जनरेशन ने पैसे को ग्रो किया और थर्ड जनरेशन आज अफोर्ड कर सकती। तो आप कौन से जनरेशन में? आप वेल्थ बिल्डर हो, आप वो चीज़ को ग्रो कर रहे हो, या फिर आप वो चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं? इसीलिए आप जब आपके दोस्त के साथ कंपेयर करते हो, तो आप देख लीजिए आप कौन से मैं फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर हूँ, तो वो सब नहीं कर सकता, शायद मेरा बच्चा एंजॉय करेगा। और आपको ये चीज़ को मानना है। अगर आप ये चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, अभी सोचिए ना, अगर हमारे परदादा लोगों ने ज़मीन संभाल के नहीं रखी रहती थी, तो हाईवे के पास हमको इतना दाम नहीं मिलता था। अगर उन्होंने बेच दी होती तो आज हम लोग क्या करते थे? तो वो लोग वेल्थ बिल्डर थे। करेक्ट। तो ये चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा ना, जो आप फोमो में आते हैं ना, ये फोमो की चीज़ निकल जाएगी, आपको क्लैरिटी आएगी, आपको सुलह करना है आपके लाइफ के साथ। भगवान ने सबको एक जैसी लाइफ नहीं दी है। करेक्ट। एक बिगेस्ट फाइनेंशियल मिथ बताओ कि क्या है? फटाफट पैसा बनता है, फटाफट बेवकूफ बनता है आदमी। करेक्ट। अरे इतना फटाफट पैसा बनता था ना, तो अंबानी और अदानी से ना बच्चों को ट्रेडिंग करवा देते। और क्या कहते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने नाम के बिल्कुल ऑपोजिट था जब मैंने काम चालू किया था, बिल्कुल ऑपोजिट। मतलब ये धैर्य है तो ये अधैर्य है। नहीं भाई, आपके अभी आप यू आर परफेक्टली, आप जो इस सब से बात करते हो तो आप में पेशेंस अब आ गया भाई। मार खा के आ गया, बहुत मार खा के आया। मार खा के एक्चुअली जो आदमी मार नहीं खाता ना, कभी बनता ही नहीं मेरे हिसाब से। वो बन गया ना तो भी टिका नहीं पाएगा। जो आदमी ने मार खाया है ना, जो आदमी लोएस्ट पॉइंट से जिसने रिकवरी की है ना भाई, आप उसको हरा नहीं सकते। वो 20 साल तक आपको हारा हुआ नजर आएगा। जब तक उसने खुद हार नहीं मानी ना, वो 1 साल में पूरी 20 साल के रिटर्न्स निकाल के देगा आपको। करेक्ट। वो जो हारा हुआ आदमी रहते हैं ना, और जो कभी अपना धैर्य लूज नहीं करता ना, उसको आप नहीं हारा सकते। पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट। वो आज बहुत लोग क्या बताते थे पता है, ये 2 साल पहले ना ये ट्रेंड चल रहा था कि बच्चों को कोडिंग सिखाओ, कोडिंग सिखाओ। खत्म। नहीं, आई टेल यू, मैं बोल रहा हूँ क्या हो गई। मैं बोला, मैं सिंपल, आई एम होम स्किलिंग माई किड्स। हम लोग उनको स्कूल नहीं भेजते, घर पे ही सिखाते उनको हार्डवर्क, डिसिप्लिन और पेशेंस। मैं बोलता AI भी मत सिखाओ, क्योंकि पता नहीं 5 साल का रेलेवेंट होने वाला कि नहीं। और उनके पास हार्डवर्क, पेशेंस और डिसिप्लिन होगा ना, वो लाइफ में कुछ भी सक्सीड कर लेंगे। उनको AI की जरूरत नहीं है। आपको पता है AI कितना दिन चलने वाला है? ये जो फैड नया चालू हुआ, AI इज गुड, इट इज इंपॉर्टेंट, बट आपको पता नहीं दिस इज द लास्टिंग। इससे और कुछ आ सकता है। तब आपके बच्चे क्या करेंगे? ये मंकी की तरह एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के ऊपर उड़वी मारते रहेंगे? नहीं ना। इसीलिए ये जो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज है ना, आपको आगे नहीं देखना है। अगर लाइफ में सक्सेड होना है ना, आपको पीछे देखना है। हार्डवर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस बिल्ड करो आपके बच्चों में। बाकी मत कुछ सिखाओ, वो खुद ही सीख जाएंगे। उनको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। उसको पता है मेहनत करना है, डिसिप्लिन रहना है और पेशेंस रखना है। ओ भाई, वो दुनिया को जीत लेगा। भाई पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, एंड मैं इसको इंटरेस्टिंग ही रहना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। 2 क्वेश्चन और लूँगा आपसे। तो जो मेरा क्वेश्चन है
जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन करा, जितना भी लंबा हमारा डिस्कशन हुआ, इसमें से आप क्या बोलोगे कि लोग उस चीज़ पे फोकस करें? एक पॉइंट में अगर आप बताना चाहोगे तो। एक तो आप अर्ली स्टार्ट कीजिए, थोड़ी सी शुरुआत कीजिए और एक्सपीरियंस लीजिए। लर्निंग के ऊपर फोकस करो, अर्निंग के ऊपर मत। और रिटर्न्स को चेज मत करो, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस करो। जो बड़े लोग हैं ना, जो भी आज हमारे पास बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका फोकस है ना वेल्थ क्रिएशन होता है। हमको 10 करोड़ बनाने, 15 करोड़ बनाने, 12 से बन से 15 से बन से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। डेस्टिनेशन के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है, कितने स्पीड से जाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीड इज सेकेंड, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या, अगर बहुत लोग क्या करते हैं बीच में ही क्रैश आउट हो जाते हैं। उनको जाना होता है मुंबई से पुणे, पर इतना ज़्यादा स्पीड बढ़ा लेते कि अभी पुणे पहुंच ही नहीं पाते। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पहले पुणे रीच करना है। हाँ, अगर ट्रैफिक को बचा के और कम टाइम में पहुंच सकते हैं तो वेल एंड गुड, पर पहला ऑब्जेक्टिव क्या, अगर आप पुणे पहुंचे नहीं तो यू फेल इन योर मिशन ना। तो वेल्थ क्रिएशन इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज रिटर्न्स। अमेजिंग, अमेजिंग। कोई आखिरी नोट आप देना चाहते हो मुझे और मेरी ऑडियंस को, क्या दोगे? आपको आपके इन्फ्लुएंसर्स को बहुत चुन के फॉलो करना है, बिकॉज आज के लाइफ में इन्फ्लुएंसर है बिकम इंटरनल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बिकॉज हम उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। बहुत अच्छे माइंड ब्लोइंग इन्फ्लुएंसर्स है जिन्हें मैं खुद फॉलो करता हूँ, जिन्हें मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी इंडस्ट्री के भी या बाकी के इंडस्ट्री के भी। और आपको चुनना है कि कौन आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जो लोग आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सही में वो इन्फ्लुएंसर है। बाकी रेस्ट इज अ नॉइस ऑन सोशल मीडिया। अमेजिंग भाई, आपसे बात करके बहुत 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 मज़ा आया। एंड इसके रिस्पॉन्स के बाद मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा। आई वुड लव टू, है ना? उसके बाद और डीपर डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली चीज़ों को डेफिनेटली। लेके। अगले टाइम साइकोलॉजी को लेके और ज़्यादा डीप कर सकते अमेजिंग, आई लव दैट टॉपिक, क्योंकि मेरा बिजनेस भी साइकोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर बेस्ड हैं। है। आई टेल यू वन थिंग, बहुत लोगों को लगता है ना मार्केट में स्ट्रैटेजी मिल गई, नहीं, मार्केट में साइकोलॉजी से पैसा बनता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन क्यों बोला, हम क्यों ऐसा डिसीजन लेते, हम लोग क्यों सर्टन वे में रिएक्ट करते, क्यों सब लोगों को स्टॉक मार्केट सूटेबल नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना यहाँ एलर्जी है। तो जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड है, जिन लोग में पेशेंस नहीं, उनके लिए स्टॉक मार्केट सूटेबल बिजनेस है ही नहीं है। आप जब बिजनेस सेलेक्ट करते हो ना, तो आपके साइकोलॉजी के ऊपर आपको खुद को स्टडी करना है। आप अगर इम्पेशेंट हो, सेल्स भी एक साइकोलॉजी से होती है कंप्लीट। 100 एंड बिन हम लोग का 1-1.5 महीने से सेल्स के ट्रेनिंग के ऊपर। सेल्स इज अ साइंस। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन से पिन पे आपको क्या बात करना है, कब क्या नहीं बात करना है। एवरीथिंग इज साइकोलॉजी एंड साइंस। इसको अगर आप ठीक से समझोगे, और आई टेल यू, व्हेन यू सेलेक्ट अ बिजनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, और ये आपके पर्सनैलिटी को सूट करता है कि नहीं। अगर आप इम्पेशेंट हो और आप ऐसे बिजनेस में जा रहे हो जहां पेशेंस लगेगा, चांसेस है यू विल ड्रॉप। मैं ये नहीं बोल रहा आप अनसक्सेसफुल रहोगे, पर चांसेस है आपके नेचर और आपके पर्सनैलिटी की वजह से आप जल्दी वहां से निकल जाओ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सेल्स के ऊपर ही और साइकोलॉजी के ऊपर। 1 साल मैं सेल्स कॉल पे था, जूम कॉल पे जाते थे सेल्स कॉल के लिए। 1500 मीटिंग करी मैंने 1 साल के अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1500 घंटे मैंने जूम पे बिताए लोगों के साथ। और फिर मैं देख रहा था शीट में मैंने आज तक कितनी मीटिंग करी है, 2023 से 26 चल रहा है, 3 साल के अंदर 5000 मीटिंग करी है मैंने। अब कोई सामने आके आंख भी ऐसा करता ना, मैं समझ जाता हूँ इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा। नहीं, आप पकड़ लीजिए, आप वॉइस मॉड्यूलेशन से आप, बिकॉज क्या होता है ना, जब आप इतना टाइम बिताते हो, यहाँ ही एक्सपीरियंस काम आता है ना। लर्निंग आपने क्या किया, 5000 आज का 5000 घंटे का लर्निंग एक्सपीरियंस है। आपको पता चलेगा क्लाइंट 5 मिनट में आपको मालूम पड़ेगा ये क्लाइंट कितना जेन्युइन है कितना नहीं। विद इन 5 मिनट्स ऑफ द कॉल आपको मालूम पड़ जाता है। जो हिसाब से क्लाइंट बैठा है, जो हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, जो हिसाब से नॉड कर रहा है, ऐसे नॉड कर रहा है, ऐसे नॉड कर रहा है, उसका ध्यान है नहीं है, कितनी बार ब्लिंक कर रहा है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने पूरा। आप देखिए, आप जो 5000 घंटे में आपने जिया है ना, आप बाकी को सिखा नहीं सकते, वो सिखाने के लिए बहुत समय जाएगा। बिकॉज आप टोटल ऑन रहे हो, ये कब पॉज ले रहा है, ये कब पॉज नहीं ले रहा है, ये प्रॉपर साइंस है। मैं मेरी टीम से यही बात करता हूँ कि इमीडिएटली 2 मिनट में मुझे मालूम पड़ा बंदा क्या करने वाला क्या नहीं। तो इट टेक्स टाइम, राइट? करेक्ट, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड ट्रस्ट मी, बट द वे आई लुक एट इट, इट इज अ गेम फॉर मी। ये मेरे लिए साइंस है। तो फिर मैं ना फ्रस्ट्रेट नहीं होता। मेरा क्या होता है, यार ये क्या कर रहा है, मुझको इसको जज करना है, और ये मेरे खुद के साथ गेम है। वो बिजनेस दे या नहीं दे वो सेकेंडरी हो गया।
मैंने इसका जजमेंट सही किया, ये मेरे लिए विन होता है वो कॉल में। बहुत मजा आता है उसमें। अब हमें पता लग जाता है कि अरे अच्छे ये करने वाला है, नहीं उसके इसका बाद मैं decision अरे ये यार होगा। वो चलो एग्जाम्पल ले लो, चलो उसने आपके साथ बिजनेस नहीं किया, पर आप क्या होते हैं, अरे मुझे पता था ये नहीं करना था बिकॉज ये साइंस है, सो आई वॉज राइट इन आइडेंटिफाई। बिकॉज हर एक जन सेल्स नहीं कर सकता, हर एक जो साड़ी की दुकान में जाती है लेडी, वो साड़ी खरीदने नहीं जाती ना। Correct. ये चीज भी हमें समझना है। तो आप जब गेम की तरह लोगे ना सेल्स के लिए, सेल्स इंटरेस्टिंग होगा और आपका कन्वर्जन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सेल्स की एक और चीज बताता हूँ, वी डोंट सेल एनीथिंग, हाँ वील जस्ट मेक देम बाय। हाँ, मैं बेचता नहीं, वो खुद कहता है डायरेक्ट। वैल्यू देते हो आप। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वीडियो में कमेंट में लिख दिया पार्ट 2 केतन और 100 से ज़्यादा कमेंट आ गए, मैं इतनी तगड़ी चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। आप साइकोलॉजी से रिलेटेड कवर करेंगे और मैं ऐसी सेल्स कॉल के बारे में आपको बताऊंगा जो पैसे देना भी नहीं चाहते, वो भी पैसा देकर जाएगा। आई विल टेल यू दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग कॉल। वो तो मुझे लग रहा है 2-3 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा सेल्स का। अमेजिंग करेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आई एम टोटली टॉकिंग कि वॉइस मॉड्यूलेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी में। आप जब वॉइस कहाँ से कहाँ लेके जाते हो, उससे क्या इंपैक्ट होता है सामने वाले के दिमाग के ऊपर। लिटरली हम लोग हमारे टीम मीटिंग्स में ये सब बात करते हैं। आपका पिच स्ट्रेट है, आपको जरा पिच नीचे लाना है, वो इमोशंस फ्लो नहीं हो रहे। आदमी प्रैक्टिकल है, इमोशनल है, उसके नीड्स को आप कैसे प्रैक्टिकली या इमोशनली सेटिस्फाई कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है ना, एक इमोशनल क्लाइंट है, आप उसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहे हो, उसके दिमाग में फिट ही नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है जो उसको प्रोडक्ट चाहिए आपके पास है ही नहीं। इमोशनल क्लाइंट को जब आप इमोशनल सॉल्यूशन देते हो तो क्या बोलते हैं, अरे इसके पास है। तो आप आपके प्रोडक्ट को ठीक से रख नहीं रहे हो उसके सामने। इट्स नॉट अबाउट सेल्स, इट्स अबाउट giving real, making them realize that this is what you exactly want. Correct. There are two kind of a buyer. There is a experienced buyer and second is inexperienced buyer. Experienced buyer कैसे होता है, वो आपके जितने ही पढ़े लिखे होंगे, आपके जितने एजुकेटेड होंगे, बट दे डोंट हैव अ टाइम। वो बोलेंगे केतन यार मैंने ये चीज़ चाहता हूँ, मेरी 2-3 बातों का जवाब दो। उन्हें पता लग जाएगा, नॉलेजेबल बंदा संभाल लेगा। कितना चार्ज करोगे? 2 लाख रुपए, ये लो पैसे पकड़ो, काम चालू करो। ये होता है एक्सपीरियंस बाय। दे आर एजुकेटेड, एनालिटिकल एंड दे नो व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क। एक होता है इनएक्सपीरियंस बायर आएंगे, केतन यार 2 लाख का प्रोडक्ट है, बहुत महंगा है, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या हुआ, मेरा पैसा खराब हो गया तो क्या हुआ। इनके बहुत क्वेश्चन होते हैं और इनको सेल्स के लिए पुश करना पड़ता है बहुत। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे ऑन द स्पॉट आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे यार ये तो मतलब ये तो फाइनेंस कंटेंट नहीं होगा, ये प्रॉपर सेल्स का कंटेंट होगा। आई लव सेल्स, मतलब सेल्स मेरे लिए गेम है। मेरे लिए भी, आई लव डूइंग सेल्स। आई एंजॉय। सेल्स से ज़्यादा मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, सामने वाले को जज करना। और मैं जज मतलब ये नहीं कर रहा हूँ आदमी सही है या गलत है, मैंने क्या 10 on 10 इसे सही मार्क किया और बिजनेस गया तो लेट इट बी, दैट्स नॉट अ कंसर्न। बट ह्यूमन साइकोलॉजी, और ह्यूमन साइकोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग बिकॉज हर एक आदमी अलग है, ज़रा वेरिएशन होता है और वो वेरिएशन को पकड़ के वो आदमी को जज करने में मज़ा आता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो 100 करोड़ कर रहे थे, 500 करोड़ कर रहे थे और मेरे से पूछे ऐसे बैठ के, हाँ दे रहे बताओ क्या है तुम्हारे पास हमारे लिए। मैं कहा आलू की सब्जी, बैंगन की सब्जी खाओगे? मैं कहा कि मजाक चल रहा है यहाँ पे, क्या लेने के आए हो आप मेरे पास, प्रॉब्लम बताओ क्या प्रॉब्लम है, या मजाक करने के लिए आए हो। अगर आप सेल्स की साइकोलॉजी समझ गए ना, मैं कह रहा हूँ कोई बीट नहीं कर सकता सेल्स में। एंड आई थिंक यू आर अ क्लोजर एज वेल। एंड जब हम मिलके बैठेंगे इसके ऊपर बात करेंगे ना, बहुत तगड़ा कंटेंट निकलेगा। नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर सेल्स भरी हुई है आई गेस, क्योंकि वो 100% नहीं, वो सेल्स क्यों नहीं दिखती। नॉर्मली जब मैं पॉडकास्ट पे बात करता तो मेरा प्रॉब्लम पॉइंट क्या होता है कि फाइनेंस को कैसे रखना है, लोगों के दिमाग में कैसे चीज़ को उतारना है, आप कैसे सही तरीके से। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे में भी अगर आप आपकी साइकोलॉजी को मैनेज कर तो पैसा बनाना आसान हो जाता है। बहुत आसान, साइकोलॉजी को मैनेज करना आपको। जैसे मैंने आपको दिखाया ना वो इन्वेस्टमेंट और इतना हमने कैसे करा, इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, यूनिट मेट्रिक्स एंड एनालिटिक्स। इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, पैसा बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। जी मैं सोच के आया था फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे, आपने सेल्स लेके आया। बट लवली, वी विल हैव फन टॉकिंग दैट। अमेजिंग। हाँ, मैं नेक्स्ट में बहुत जल्दी बुलाऊंगा आपको। बस आप लोगों को इतना करना है, पार्ट 2 केतन डाल देना। 100 से ज़्यादा कमेंट आ गए, मैं बहुत जल्दी वापसी बुला लूँगा। एंड ये कंटेंट हमारा प्रीमियम रहता है सेल्स का, हम सिखाते हैं। हाँ, 12 लाख का मैं सिखाता हूँ सेल्स का। ओके, तो ये मैं फ्री में दे दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। और ये सारे प्रीमियम क्लाइंट को सिखाते हैं हम फ्री में, कमेंट कर देना। मैं आपको कुछ चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं सेल्स में, हाउ टू डील विथ क्लाइंट, प्रैक्टिकल कितना है, इमोशनल कितना है, सोल्यूशन कैसे देना है, कैसे एनालाइज करना है, कितने कॉल्स लगाने,
हर एक चीज़ में मैं डिटेल में बात करूँगा। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। केतन भाई, थैंक यू सो मच यार फॉर कमिंग, एंड बहुत मजा आया आपसे बात इट करके। वॉज प्लेजर। कितना समय हुआ पता भी नहीं चला, पता ही नहीं चला, है नहीं, ना? बट इट वॉज लवली लवली। थैंक यू भाई। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमने एक और बहुत तगड़ा पॉडकास्ट बना है। अगर आप लोगों को जानना है, सीखना है, तो क्लिक करो उस वाले पॉडकास्ट पे। मैं मिलता हूँ इस वाले पॉडकास्ट में आपसे।